मैं यानी कि रोशन शाह बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का रोशन शाह स्टडी पॉइंट पे। और आज हम क्या करने वाले हैं बच्चों, 11th क्लास पॉलिटिकल साइंस के हमारे जो स्टूडेंट है बहुत समय से कमेंट कर रहे थे कि भैया जल्दी से टॉप 25 इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियो लेके आइए, और मैं हाजिर हूं आप सभी के सामने। क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा था तो सप्लाई भी जल्दी हो गई एंड आप लोगों ने बहुत ज्यादा कमेंट किया, तो कमेंट को देखते हुए भाई मेरे से रहा नहीं गया और मैं वीडियो बनाने के लिए विवश हो गया, मजबूर हो गया। और ये वीडियो आप लोगों के सामने है। देखो, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि 12th क्लास के लिए 35 क्वेश्चन दिया था, 90% क्वेश्चन उन्हीं में से आए। 25 क्वेश्चन आपको दे रहा हूं क्योंकि आपके सिलेबस में कम चैप्टर है, मात्र 6 चैप्टर है, 6 चैप्टर से ही क्वेश्चन लेने थे, तो इसीलिए 25 क्वेश्चन ही दे रहा हूं आप लोगों को। इन क्वेश्चन को कर लेते हो तो आप भी जब एग्जाम दे के आओगे कमेंट बॉक्स में लिखने आओगे भैया मजा आ गया, आपने जो क्वेश्चन बताया वही आ गया। ठीक है, तो मेरे बाबू, मेरे सोना, मेरी बात को ध्यान से सुनो ना। मैं आपको यही कहूंगा कि वीडियो को ध्यान से एक एक चीज को देखो, लास्ट तक देखो, बीच में छोड़ के चले जाओगे पछताओगे कि रोशन भैया काश मैं आपकी वीडियो को लास्ट तक देख लिया होता या देख ली होती तो आज मजा ही आ गया होता। ठीक है मेरे दोस्त, तो चलो चलते अपनी पीडीएफ में और एक एक करके सारे क्वेश्चन को देखना स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो कुछ क्वेश्चन लॉजिकल भी रहेगा, कुछ क्वेश्चन सिंपल भी रहेंगे हर तरीके से। लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहूंगा मेरे दोस्त कि आपके एग्जाम में अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो लगभग 70% क्वेश्चन जो होते हैं वो आसान कैटेगरी के होते हैं। 70% क्वेश्चन आपके होते हैं आसान कैटेगरी के, है ना जी। हमारे लगभग 20% क्वेश्चन होते हैं वो मीडियम होते हैं। मीडियम मतलब नॉर्मल पढ़ने वाला स्टूडेंट जो नॉर्मल से थोड़ा सा ऊपर वाला होगा वो कर पाएगा, और 10% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़े हार्ड होते हैं, है ना। इसको वही बच्चे कर पाते हैं जिन्होंने चैप्टर के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से पढ़ा होता है, चैप्टर के थीम को समझा होता है ना, एनसीईआरटी बुक को पढ़ा होता है, तो वो 10% वाले क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर देते हैं। और जो भी बच्चे 95 क्रॉस करते हैं वो ऐसे ही बच्चे होते हैं जो मतलब खुद से मेहनत कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, चैप्टर के टॉपिक को समझ रहे हैं, है ना, चैप्टर के थीम को समझ रहे हैं, तो वो फिर चले जाते हैं भाई 95 प्लस चले जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे आपको हर तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो टफ क्वेश्चन होते हैं, जो आसान होते हैं, जो मीडियम लेवल के होते हैं, सभी तरीके के क्वेश्चन मैंने इसमें डाल दिया है। और सभी चैप्टर से वेटेज जो है सभी चैप्टर से है, सभी चैप्टर से मैंने क्वेश्चन लिए हैं। चलिए जी शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि भारतीय संविधान को उधार का थैला क्यों कहा जाता है। बहुत बार रिपीट हो चुका है भाई, बार बार रिपीट होता है, हर बार देखने को मिलता है, खास करके मिड टर्म के एग्जाम में तो देखने को मिल ही जाता है। ठीक है, भारतीय संविधान को उधार का थैला क्यों कहा जाता है, यानी कि आप सभी को पता है कि भारत का जो संविधान है उसमें बहुत सारे प्रावधानों को हमने दूसरे देशों से लिया है ना, नकल नहीं कह सकते, अपने जरूरत के हिसाब से लिया है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो ये इस तरीके से आएगा, अथवा में क्वेश्चन दे रखा है। अथवा का मतलब ये नहीं है कि दोनों में से कोई एक करना है, यहाँ पे अथवा का मतलब ये है कि इसी क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है मेरे भाई। इस तरीके से भी क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध कीजिए कि भारतीय संविधान एक पुष्प गुच्छ बकेट की भांति है जिसमें सभी देशों के पुष्प समाहित है। क्वेश्चन क्या समझ में आया भाई? क्वेश्चन से क्या समझ में आया? जैसे कि आप एक गुलदस्ते को देखोगे तो उसमें बहुत सारे किस्म के फूल होते हैं, एक साथ होते हैं, अलग अलग बगीचे से लाए जाते हैं। इसी तरीके से भारतीय संविधान को भी हम एक तरीके से पुष्प गुच्छ की भांति समझ सकते हैं, क्योंकि भारतीय संविधान में भी बहुत सारे प्रावधान दूसरे देशों के संविधान से लिए गए हैं। तो दोनों ही क्वेश्चन में हमारे को सेम आंसर लिखना है। अब एक और बात जान लो भाई, एक और बात जान लो, ये क्वेश्चन आता है सीबीएसई बोर्ड की बात कर रहा हूं। वैसे अगर स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज्यादा यूजफुल है भाई, वीडियो पूरे 100% यूजफुल है जो स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट है। ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में आता है 6 मार्क्स में, 4 मार्क्स में भी आ जाता है कई बार। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल होता है कि भैया ये 6 नंबर का क्वेश्चन अगर आ गया तो कैसे लिख दे, है ना, किस तरीके से अगर हम 6 नंबर के आंसर को लिखते हैं कि हमें पूरा नंबर मिल जाए, ये भी बता दो। तो मेरे बाबू, मेरे सोना, मेरे भाई, मेरी बहन, जो भी हो ध्यान से सुनो। देखो, अगर आप किसी भी 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो, जैसे कि ये भी 6 मार्क्स में आता है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, किसी भी 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन को करते समय सबसे पहला काम क्या करोगे, एक भूमिका लिखोगे। अब भैया ये भूमिका होता क्या है, भूमिका का मतलब क्या है? तो भूमिका को हम प्रस्तावना बोलते हैं, इंग्लिश में बोले तो इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप क्या करोगे, क्वेश्चन को समझाओगे कि
कि भाई इस क्वेश्चन में आप क्या बताने जा रहे हो। तो इस क्वेश्चन का अगर आपको भूमिका लिखना है, इंट्रोडक्शन लिखना है, तो आप थोड़ा सा पहले संविधान का मतलब बता दो। भैया संविधान एक लिखित दस्तावेज होता है, किसी भी देश को चलाने के लिए संविधान की जरूरत होती है ना। अब आप बताओ कि जब भारत के संविधान को बनाया जा रहा था, जब उसकी रचना की जा रही थी, तो हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या किया, बहुत सारे देशों से जो भी प्रावधान हमारे देश के समाज के लिए सही लगे, उन प्रावधानों को संविधान में शामिल किया। और वो प्रावधान कुछ इस तरीके से है जो दूसरे देशों से लिए गए हैं। ये किसमें लिखोगे, इंट्रोडक्शन में। उसके बाद आपका मेन आंसर शुरू होना चाहिए, उसके बाद आपका मेन आंसर शुरू होना चाहिए। जैसे कि देखो स्टार्टिंग में हमने क्या किया, ये इंट्रोडक्शन का ही पार्ट है। क्या लिखा है कि भारतीय संविधान को उधार का थैला कहा जाता है क्योंकि इसके कई प्रावधान दूसरे देशों के संविधान से लिए गए हैं, परंतु इसको हम नकल नहीं कह सकते, इसको हम नकल नहीं कहेंगे, बल्कि हमारे देश की जरूरत के हिसाब से प्रावधानों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। तो ये इंट्रोडक्शन का पार्ट है। इंट्रोडक्शन लिखो, कम से कम 3 4 5 लाइन का एक इंट्रोडक्शन होना चाहिए। उसके बाद हमारा ये मेन आंसर होगा। मेन आंसर मैं आपको बता रहा हूं, देखो ये सारे हमने मेन आंसर लिखा है ना। मेन आंसर कंप्लीट करने के बाद क्या करना है, एक चीज और फॉलो करना है। तो पहले मैं आपको मेन आंसर बता देता हूं कि मेन आंसर हमारा क्या होगा। तो जैसे आपको पता है कि ब्रिटेन के संविधान से बहुत सारे प्रावधान लिए गए। भैया क्या क्या लिए गए हैं, तो सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला। आपको पता है कि हमने फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम अपना रखा है, यानी कि चुनाव में जिस व्यक्ति को दूसरे पार्टी की तुलना में ज्यादा वोट मिल गया वो जीत गया। ठीक है, तो ये व्यवस्था कहां से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से। भाई यहां से 1 मार्कर क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो इसीलिए ध्यान से देखो। सरकार का संसदीय स्वरूप, जो संसदीय व्यवस्था लिया है, कहां से लिया है भैया, ब्रिटेन से लिया है। कानून के शासन का विकास है ना, विचार, जो कानून का शासन किस तरीके से चलेगा, वो भी ब्रिटेन के संविधान से है। विधायिका में अध्यक्ष का पद और उसकी भूमिका और कानून निर्माण की विधि। ठीक है, विधायिका में अध्यक्ष जो है, यानी कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की भूमिका किस तरीके की होगी और कानून का निर्माण कैसे होगा, ये सब किस देश के संविधान से हमने ले लिया भाई, ब्रिटेन के संविधान से उठा लिया। तो रहेगा याद, सबको रहेगा याद। स्क्रीनशॉट ले सकते हो मेरे दोस्त, मेरे भाई। आगे बढ़ने वाला हूं, उससे पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट कर लो तुम लोग। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का कमेंट आता है कि भैया आप ना पढ़ाते रहते हो, बोर्ड में चिपक जाते हो, बिल्कुल घुस जाते हो बोर्ड में ही। तो मैं आप लोगों का कमेंट पढ़ता हूं, ठीक है ना। तो अब ऐसा नहीं करेंगे, आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेने का पूरा टाइम आप लोगों को दिया जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो अमेरिका के संविधान से हमने क्या क्या लिया है, देखो मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है, इसी देश के संविधान से। संविधान के प्रस्तावना आपको पता है ना, प्रस्तावना यानी कि संविधान को बनाने का उद्देश्य क्या था, इस बात की झलक हमें किसमें देखने को मिलती है, प्रस्तावना में। ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया। न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति, न्यायिक पूर्वावलोकन का मतलब क्या है कि अगर कार्यपालिका ने कोई कानून बनाया तो उसकी समीक्षा करने की क्षमता किसके पास है, न्यायपालिका के पास है ना। तो न्यायपालिका का ये पावर है न्यायिक पूर्वावलोकन की। इसके अलावा न्यायपालिका की स्वतंत्रता और उपराष्ट्रपति का पद, न्यायपालिका की स्वतंत्रता की जो भी विधि है, किस तरीके से उसको ज्यादा स्वतंत्र बनाया जाएगा, और उपराष्ट्रपति का जो पद की व्यवस्था की गई है वो कहां से, कौन से देश के संविधान से लिया गया है व्यवस्था, अमेरिका के संविधान से। आगे आ जाओ, आयरलैंड के संविधान की बात कर लेते हैं भैया। तो आयरलैंड के संविधान से क्या लिया है हमने, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं, तो नीति निर्देशक तत्व सरकार को कुछ कल्याणकारी नीतियों को बनाने के लिए कहीं ना कहीं प्रेरित करती है, उनको नीतियां उपलब्ध कराती है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो गया। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों का प्रावधान, यानी कि जो राज्यसभा के जो सदस्य है, ठीक है जी, राज्यसभा के सदस्यों को किस तरीके से चुना जाएगा, मनोनीत किया जाएगा, ये व्यवस्था भी हमने आयरलैंड से लिया है। चलिए जी आगे बात करते हैं फ्रांस का संविधान। फ्रांस के संविधान से भैया क्या लिया है हमने, तो फ्रांस के लोगों ने हमें क्या दिया, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत। बंधुत्व मतलब आपसी भाईचारा, ठीक है। तो ये सिद्धांत फ्रांस के संविधान से लिया है हमने। आगे आ जाओ, कनाडा का संविधान भैया। कनाडा के संविधान से क्या क्या उठा लिया हमने, तो एक अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप। अर्ध संघात्मक सरकार, यहां पे अर्ध अध्यक्षात्मक की बात नहीं कर रहे हैं मेरे दोस्त, अर्ध संघात्मक व्यवस्था, जिसमें क्या है, एक शक्तिशाली केंद्र सरकार है ना, जो हमने संघीय व्यवस्था अपनाया है, जिसमें हमने केंद्र सरकार को पावरफुल बनाया, राज्य सरकार को थोड़ा कम पावरफुल बनाया। तो यह व्यवस्था कहां से लिया गया है, कनाडा के संविधान से। अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत। अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत का मतलब क्या है, अवशिष्ट शक्तियां
उन शक्तियों को कहा जाता है जिसका वर्णन ना तो केंद्र सूची में होता है, ना ही राज्य सूची में होता है, और ना ही संवर्ती सूची में। आपको पता है ना, शक्तियों का बंटवारा 3 सूचियों के माध्यम से किया गया, केंद्र सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। तो जिन शक्तियों का वर्णन ना तो केंद्र सूची में किया गया, ना राज्य सूची में, ना संवर्ती सूची में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अवशिष्ट शक्तियां बोलते हैं। तो ये इस सिद्धांत को कहां से हमने लिया है? कनाडा के संविधान से लिया है। तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा? ये मेन आंसर हो जाएगा। लास्ट में आप क्या लिखोगे भैया? लास्ट में एक आपका होना चाहिए कंक्लूजन, यानी कि निष्कर्ष। निष्कर्ष के बिना भाई कोई भी 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन को मत छोड़ के आ जाना। निष्कर्ष आपके आंसर को बहुत ही बेहतरीन बनाएगा। अब बहुत सारे बच्चों को निष्कर्ष लिखने नहीं आता, भैया निष्कर्ष में क्या लिखे? तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बाबू, मेरे सोना, सुनो, देखो निष्कर्ष कैसे लिखते हैं हम। क्वेश्चन का जो निचोड़ है, मतलब क्वेश्चन का जो आपने आंसर लिखा है उसका निचोड़ ही क्या है? निष्कर्ष है। जैसे कि इसका निष्कर्ष, मैं इस क्वेश्चन का निष्कर्ष क्या बनाऊंगा? मैं बनाऊंगा कि इन सभी पॉइंट्स के आधार पे, इन सभी बिंदुओं के आधार पे हम कह सकते हैं कि भारत का जो संविधान है एक उधार का थैला है, क्योंकि ये सारे जो प्रावधान है जो हमने अभी ऊपर वर्णन किया है, ये सारे प्रावधान कहीं ना कहीं दूसरे देशों के संविधान से ग्रहण किए गए हैं, दूसरे देश के संविधान से लिए गए हैं। तो इस कारणवश हम भारतीय संविधान को एक उधार का थैला कह देते हैं। इस तरीके से आपका आंसर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो 3-4 लाइन का एक निष्कर्ष लिख देना। इस तरीके से आप अगर दिशा निर्देश पढ़ेंगे पेपर का, तो आपको ना लगभग 170 से लेके 180 वर्ड्स में आपको 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन, या 200 वर्ड तक आप जा सकते हो। ठीक है, 200 वर्ड तक आपको आंसर लिखना होता है, तो यानी कि 1.5-2 पेज का आंसर बनना चाहिए, तब जाके नंबर मिलता है। तो ऐसे ही बना सकते हो आप। ठीक है, हमारे पास हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट है जिसमें आंसर को हम बना सकते हैं, है ना, अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। इसमें ये नहीं है कि सही करेक्ट बिल्कुल आंसर वही है तो वही होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। मैथ में अगर कोई करेक्ट आंसर जो निकलना चाहिए वही निकलेगा तभी नंबर मिलेंगे, वही चीज होता है वहां पे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आप अपने शब्दों में आंसर बना सकते हो, अपने तरीके से आंसर बना सकते हो। ठीक है ना? तो ये चीज जरूर करना मेरे भाई। प्रस्तावना, निष्कर्ष, ये दोनों चीज का ध्यान रखना, और मेन आंसर तो भाई आपको लिखना ही होगा, उस नंबर तो असली उसी के मिलने हैं। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को है पहला क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, कहां तक स्क्रीनशॉट ले लिया था भाई आप लोगों ने? यहां तक नहीं लिया था ना? ले लो भाई, इसका भी स्क्रीनशॉट कर लो आप लोग। बाकी भाई इसका ना पीडीएफ मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे भी प्रोवाइड करा दूंगा। तो हमारे रोशन शाह स्टडी पॉइंट के नाम से टेलीग्राम चैनल है, सब्सक्राइब कर लेना उसको भी। ठीक है जी, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आसान है भाई, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा आसान रहेगा आप सभी के लिए कि संविधान तथा मौलिक अधिकार की परिभाषा दीजिए। भाई ये क्वेश्चन आ सकता है, 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि संविधान की क्या परिभाषा होती है और मौलिक अधिकार की क्या परिभाषा होती है। तो आप सभी को पता है संविधान क्या है? संविधान एक लिखित दस्तावेज है ना? जैसे आपकी किताब है उसी तरीके से संविधान होता है। संविधान एक लिखित दस्तावेज है जिसके माध्यम से किसी देश की शासन व्यवस्था को चलाया जाता है। बच्चे लगभग 8वीं क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं संविधान के बारे में, संविधान की परिभाषा के बारे में। तो हो गया, है ना? संविधान में क्या होता है? नियम, कायदे, कानून, सरकार की शक्तियों का वर्णन होता है, अधिकार का वर्णन होता है। तो इस तरीके से परिभाषा देके आप निकल लो। ठीक है जी, आसान था बहुत। मौलिक अधिकार क्या है? तो भाई देखो, मौलिक अधिकार किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए जरूरी होता है, या सिंपल लिख दो कि भैया मौलिक अधिकार किसी व्यक्ति के विकास के लिए बहुत जरूरी है। और ये मौलिक अधिकार सभी व्यक्ति को, चाहे वो ऊंची जाति का हो या नीची जाति का हो, चाहे वो हमारे जैसे बॉडी बिल्डर हो या फिर कोई कमजोर व्यक्ति हो, ठीक है, या फिर कोई मतलब अमीर है या फिर कोई गरीब है, सबको एक समान रूप से मिलता है ये अधिकार मेरे दोस्त, मौलिक अधिकार। ठीक है, देखो क्या लिखा है, मौलिक अधिकार वह अधिकार है जो व्यक्ति के व्यक्तिगत विकास के लिए अनिवार्य है, जो बिना जाति, धर्म, लिंग, रंग, मजहब के भेद किए सभी को एक बराबर दिए गए हैं। और इन मौलिक अधिकारों का वर्णन हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 से लेके 32 के बीच में किया गया है। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई भी दिक्कत हो भाई कमेंट में बता देना। और भाई अब देखो यार, मजा नहीं आ रहा है, आप लोग ना एक बार फायर वाली इमोजी के साथ कमेंट डालो, भैया आप मस्त पढ़ा रहे हो। अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा पढ़ाने का तरीका तो एक बार लिख देना भाई, मजा आता है जब आप लोग तारीफ करते हो ना, तो मजा आता है मेरे को, और मतलब प्रेरित होता हूं मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए। तो ये चीज जरूर कर देना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भाई देखो, यहां से
शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, दोनों तरीके से क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? सभी को स्पष्ट कीजिए, सभी को स्पष्ट करना है। अब देखो दो तरीके से भैया क्वेश्चन आ सकता है। एक तो किसी एक मौलिक अधिकार के बारे में पेपर में पूछ लेंगे, और अगर पूरे 6 के 6 मौलिक अधिकार के बारे में पूछेंगे तो 6 नंबर का ही आएगा। ठीक है, किसी एक के बारे में पूछेंगे तो भैया 2 नंबर में ज्यादा चांस होता है कि 2 नंबर में आ जाए। तो सारे मौलिक अधिकार को समझ लो। ठीक है, आप सभी को पता है हमारे भारतीय संविधान में टोटल 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है ना। और वर्णन आपको पता है 14 से लेकर 32, अनुच्छेद 14 से लेकर 32 में है। तो सबसे पहला जो मौलिक अधिकार है वो समानता का अधिकार। सबसे पहला मौलिक अधिकार कौन सा है? समानता का। इसका वर्णन 14 से लेकर 18 अनुच्छेद में, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 में इसका वर्णन है। समानता ये समझ में आता है कि भाई कानून के सामने सब बराबर है, सब बराबर, किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। जाति के आधार पे, रंग के आधार पे, लिंग के आधार पे संविधान या कानून किसी के सामने मतलब कोई भेदभाव नहीं कर सकता। धर्म के आधार पे या जाति के आधार पे या फिर लिंग के आधार पे या वर्ग के आधार पे, यही है समानता का अधिकार। ठीक है, देखो क्या लिखा है, सभी नागरिकों को चाहे वह किसी भी धर्म, जाति, वर्ग, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, समान दर्जा प्राप्त होगा। भाई कानून के सामने सब बराबर होंगे। सभी नागरिकों को दुकान, होटल, सार्वजनिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा में प्रवेश की अनुमति होगी। सभी को अनुमति है भाई, किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो सकता। समझ गए? चलो दूसरे अधिकार की बात कर लेते हैं। दूसरे अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 19 से लेके 19, 20, 21, 22 है ना, 22 तक में किया गया है। ठीक है, 19 से लेके 22 तक में स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन किया गया है। भाई स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब क्या है कि भाई आप स्वतंत्र हो कहीं भी रहने के लिए, किसी भी धर्म को अपनाने के लिए, किसी भी भाषा को बोलने के लिए, है ना, आप स्वतंत्र हो। ठीक है, तो स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत सभी नागरिकों को बोलने की स्वतंत्रता, है ना, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, रंग, नस्ल, लिंग या जन्म स्थान का ही क्यों ना हो, बोलने की स्वतंत्रता मिलेगी। संघ बनाने की यानी कि संगठन बनाने की, ग्रुप बनाने की स्वतंत्रता है। देश के किसी भी क्षेत्र में रहने की स्वतंत्रता, आप कहीं भी जाओ, कहीं भी रहो, चाहे आप बंगाल में रहो, गुजरात में रहो, कर्नाटक में रहो, हरियाणा में रहो। देखो भाई अभी एक केस आया कि कर्नाटक में ना बिहारियों को बहुत मार रहे हैं, मार मार के भगा रहे हैं। एक बार ऐसे ही महाराष्ट्र में हो गया, महाराष्ट्र में बिहार यूपी के लोगों को बहुत मारा गया, मार मार के भगा दिया, आई थिंक बाल ठाकरे के समय काल में। तो ये चीजें भाई गलत है ना। संविधान इस बात को की मंजूरी नहीं देती, ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं, एक्शन होना चाहिए, लेकिन क्या करें, पावर में है वो। तो समस्या है वैसे इसको लेके, है ना। देखो बिना किसी भेदभाव के कहीं भी कोई भी व्यापार करने की स्वतंत्रता है आपको, जाओ और व्यापार करो बस। ठीक है, अगले अधिकार की बात करते हैं। अगला क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसका वर्णन आपको पता है 23 से लेके अनुच्छेद 24 में किया गया, 23 और 24 में किया गया है। शोषण के विरुद्ध का मौलिक अधिकार का मतलब क्या है कि किसी को आप बंधुआ मजदूरी, किसी से बंधुआ मजदूरी नहीं करवा सकती, या बंदी बना के आप किसी को नहीं रख सकती, है ना। देखो क्या लिखा है कि शोषण के विरुद्ध के अधिकार के अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से श्रम कार्य करवाना दंडनीय अपराध है। 14 या 14 से कम एज का कोई बच्चा है, उससे आप कोई श्रम करवा रहे हो, कोई मजदूरी करवा रहे हो, भाई गैर कानूनी काम कर रहे हो, डंडा पड़ेगा आपको, है ना। तो ये गैर कानूनी है। जबरन श्रम के लिए किसी को मजबूर नहीं कर सकते, जबरदस्ती किसी से कोई श्रम नहीं करवा सकते, मजदूरी नहीं करवा सकते। अगर मेरा मन नहीं होगा पढ़ाने का और तुम लोग बोलोगे कि रोशन भैया आओ पढ़ाओ, भाई नहीं करवा सकते तुम। मेरा मन होगा तो ही करूंगा, है ना। मेरा तो बहुत मन है यार तुम लोगों को पढ़ाने का, बहुत मजा आता है मेरे को पढ़ाने में। देखो अगला क्या है? बाल मजदूरी होगा, बाल मजदूरी नहीं करानी चाहिए। ठीक है, दास प्रथा। देखो पहले क्या होता था, लोगों को गुलाम बना के रखा जाता था, दास बना के रखा जाता था। उसके साथ आप जो करना चाहो करो, मारो पीटो, जो करना चाहते हो कर लो, है ना। तो इस व्यवस्था को खत्म कर दिया गया भाई। इसके अलावा मनुष्य का क्रय विक्रय अब नहीं कर सकती, पहले होता था। ठीक है, खास करके महिलाओं का क्रय विक्रय बहुत होता था पुराने समय में। आप लोगों ने मूवी देखा होगा तो उसमें दिखाते हैं बंधुआ मजदूरी इत्यादि पर रोक। ठीक है, तो ये सारी चीजों पर रोक लगा दिया गया है ना। आगे बढ़ते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। भाई इसका वर्णन हमारे अनुच्छेद 28, हाँ 25 से लेके 28 में। ठीक है जी, 25 से लेके अनुच्छेद 28 में इसका वर्णन किया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत यही समझ में आता है कि आप किसी भी धर्म को फॉलो करो। अभी अगर आप
मान लो कि हिंदू धर्म को फॉलो कर रहे हो, आप अपना धर्म भी परिवर्तन कर सकते हो, या आप अगर इस्लाम धर्म को फॉलो कर रहे हो आप भी अपना धर्म परिवर्तन, मतलब संविधान ने आपको पूरा अधिकार दे रखा है कि आप किसी भी धर्म को अपनाओ, किसी भी धर्म का पालन करो, है ना। इस बात की पूरी स्वतंत्रता होगी। आप सत्संग करो, अपने धर्म के प्रचार के लिए कुछ भी कर सकते हो आप, तो ये सारे धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आ जाते हैं। देखो क्या लिखा है कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत सभी लोगों को अपने धर्म को अपनाने और अपने तरीके से पालन करने का अधिकार है, कि भाई किसी भी तरीके से अपने धर्म को वो आप मान सकते हैं, ठीक है। सभी को धर्म बदलने का भी अधिकार है, कि आप जब चाहो अपना धर्म बदल सकते हो। पूजा पाठ, सत्संग, धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता है ना। धार्मिक क्रियाकलापों को करने का अधिकार है, कोई भी धार्मिक क्रियाकलाप आप करें, आपके ऊपर कोई भी रोक नहीं लगेगी, ठीक है जी। चलिए आगे बात करते हैं अगले अधिकार की। तो अगला अधिकार हमारा क्या है? सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधित अधिकार। इसका वर्णन होगा आपका 29 और 30 में। 29 से लेकर 30 में इसका वर्णन किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद में। सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधित अधिकार, इसमें खास करके अल्पसंख्यकों की संस्कृति की बात की जा रही है। जो अल्पसंख्यक संस्कृति वर्ग के लोग हैं उनको अपने संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए पूरा अधिकार दिया गया है। वो अपने भाषा में शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, है ना, शिक्षण संस्थान खुलवा सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं अल्पसंख्यकों के अधिकार से संबंधित है पूरी तरीके से, ठीक है। देखो क्या लिखा है, संस्कृति तथा शिक्षा संबंधित अधिकार के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संग्रहण का अधिकार है। मतलब अल्पसंख्यक जो वर्ग है उनकी संस्कृति को कहीं ना कहीं बचाने के लिए अधिकार उनको दिए गए हैं। शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने का अधिकार है ना। सभी नागरिकों को शिक्षा का पूर्ण अधिकार मिला हुआ है। वही सेम बात बोल रहे हैं जो मैं आपको बता दिया हूं, है ना जी, समझ गए होंगे आप लोग। चलो अब ऊपर के सभी अधिकारों का पापा आ चुका है। अभी तक मैंने आपको जितने भी अधिकार पढ़ाए ना मेरे दोस्त, वो सब तो बच्चे हैं। उन सबका पापा कौन है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो मैं पापा क्यों बोल रहा हूं? जैसे कि हमारे पिताजी है, हम किसी मुसीबत में फंस जाते हैं तो मुसीबत से निकालने का काम हमारे पिताजी करते हैं। ऐसे ही अगर हमारे किसी मौलिक अधिकार में से किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है, कोई हमारे मौलिक अधिकार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो उसको बचाने की जिम्मेदारी किसकी है? इसकी है। सभी संविधान के अधिकारों की जो पापा है उनकी है। तो ये पिताजी क्या करेंगे? इस पिताजी मतलब इस अधिकार के माध्यम से आप क्या कर सकते हो? अपने मौलिक अधिकार को बचाने के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हो, है ना, कि भैया भैया देखो, न्यायालय को बोलोगे, न्यायपालिका को बोलोगे, न्यायपालिका देखो हमारे किसी मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, बचाओ। इसी अधिकार के तहत आप जाओगे न्यायालय में, है ना। तो क्या लिखा है देखो, संवैधानिक उपचारों के अधिकार। इसका वर्णन भाई अनुच्छेद 32 में किया गया। अनुच्छेद 32 में है, संवैधानिक उपचारों के अंतर्गत हमें जो मौलिक अधिकार प्राप्त है उनको लागू करवाने के लिए न्यायालय में हम जा सकते हैं। किसी अन्य व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन करे तो ऐसी स्थिति में वह कोर्ट जा सकता है ना, सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय में वो जा सकता है अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था, ठीक है जी, हृदय और आत्मा कहा क्योंकि इस अधिकार के बिना हमारे ऊपर के किसी भी अधिकार का कोई वजूद है ही नहीं। आ रही बात समझ में? कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं। चलो जी आगे बढ़ जाते हैं, चलो। बहुत ही आसान क्वेश्चन फिर से आ चुका है, आसान क्वेश्चन आ चुका है। एक सभ्य समाज के निर्माण में संविधान की महत्वपूर्ण भूमिका है, सविस्तार समझाइए। अब बच्चे बोलेंगे अरे भैया ये क्या पूछ लिया, कभी तो हमने पढ़े नहीं ये सभ्य समाज क्या होता है, ये संविधान की महत्वपूर्ण क्या होता है, कुछ पढ़े नहीं, है ना। पर नीचे आ जाओ, ये अथवा में क्वेश्चन क्या दे रखा है, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है। अब बच्चा बोलता है अरे भैया ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। तो देखो पेपर में कई बार क्या होता है ना, क्वेश्चन आसान होता है, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा लैंग्वेज को घुमा देते हैं, और फिर बच्चा अभी घूम जाता है, गोल गोल घूम जाता है कि अरे भैया क्या पूछ लिया, रोशन भैया ने तो कभी पढ़ाया नहीं इस टॉपिक को, कभी करवाया नहीं। लेकिन हम सब करवा देते हैं। बस आपको जरूरत होती थोड़े से अपने विवेक का यूज करने का, बुद्धि, है ना, का इस्तेमाल करने का।
तब जाके आप क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन को समझ पाते हो। तो देखो क्या लिखा है कि एक सभ्य समाज, कोई सभ्य समाज हमें स्थापित करना है, तो क्या बिना संविधान के बन सकता है? नहीं बन सकता। तो कहीं ना कहीं आपको संविधान की जरूरत को ही समझाने की, हमें संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है। अब भाई सभ्य समाज अगर आपको बनाना है, मान लो कि आपने संविधान नहीं बनाया और बिना संविधान के आप चाहते हो कि आप सभ्य समाज की स्थापना कर दो, नहीं हो सकता। अगर संविधान नहीं होगा तो किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, क्या सजा दोगे भाई? किसी ने किसी का बलात्कार कर दिया, क्या सजा दोगे भाई? तो सब कुछ, इन सारी चीजों का प्रावधान किस में किया गया? संविधान में किया गया। ठीक है, तो एक सभ्य समाज की स्थापना के लिए संविधान की आवश्यकता हमें होती है। संविधान बहुत जरूरी है ताकि एक सभ्य समाज की स्थापना हो सके। अब संविधान की कार्य बता दो कि भाई देश में शासन व्यवस्था को चलाने के लिए संविधान की जरूरत होती है। शासन व्यवस्था संविधान के माध्यम से चलता है। किसके पास क्या पावर होंगे, कौन क्या काम कर सकता है, ये सारे अधिकार है, मतलब जो वर्णन है इन सब चीजों का, वो हमारे संविधान में किया गया है। हमें संविधान की आवश्यकता इसलिए भी पड़ती है क्योंकि देश में कानून व्यवस्था संविधान द्वारा बनाई जाती है। कानून सारे किसमें बनाए गए? संविधान के द्वारा ही बनाए गए हैं ना। सरकार की शक्तियों का दुरुपयोग रोकने के लिए संविधान की आवश्यकता पड़ती है। सरकार जो है वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग ना कर सके, इसलिए भी संविधान की जरूरत होती है। देश में विभिन्न जाति, धर्म, वर्ग के लोगों के एक साथ रहे, ऐसे में उनके बीच मतभेद होना स्वाभाविक बात है ना। जब एक साथ रहेंगे अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति के वर्ग के लोग, तो उनके बीच में क्या होगा? मतभेद होगा। इसलिए संविधान उन लोगों के बीच तालमेल बनाती है ना। तालमेल, अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग वर्ग के लोगों के लिए कानून बना के एक ऐसा कानून बनाती है जिसमें सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग एक साथ मिलके भाईचारे के साथ रह सके, है ना। तो इसके लिए भी संविधान की जरूरत होती है। ठीक है जी, आगे देखो भाई, आगे देखो, आगे देखो। इसके अतिरिक्त संविधान नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार प्रदान करते हैं, जैसे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, है ना, शोषण के विरुद्ध अधिकार। मौलिक अधिकार किसके माध्यम से हमें मिला है? संविधान के माध्यम से। तो ये भी पॉइंट डाल दो। सरकार, समूह, संगठन के बीच तालमेल बनाने के लिए भी संविधान की जरूरत होती है भाई। सरकार है, लोगों का समूह है, कोई संगठन है, उनके बीच में भी अगर तालमेल बनाना है तो संविधान के माध्यम से ही बनेगा, क्योंकि सारी चीजें किसी न किसी रूल और रेगुलेशन के माध्यम से चलेंगी, और रूल और रेगुलेशन किस में लिखे हैं? हमारे संविधान में लिखे हुए हैं। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप बता देना भाई। बस चलो, कितने क्वेश्चन हो गए? 4 हो गए। स्क्रीनशॉट कर लो भाई, शायद ज्यादा तेजी में मैंने खींच दिया। ये लो, ये हमारा आंसर है चौथे का। इसका स्क्रीनशॉट करिए आप सभी, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को सब कुछ स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा होगा। वैसे मेरे को लग रहा है कि वीडियो भाई लंबी होगी। आधे घंटे में हम अभी 4 ही क्वेश्चन किए हैं, तो वीडियो तो भाई लंबी जाएगी। देखो आगे देखो, नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक अधिकार में अंतर बताइए। नीति निर्देशक सिद्धांत क्या होते हैं और मौलिक अधिकार क्या होते हैं, इसमें अंतर आपको बताना है। ठीक है जी, देखो मैं पहले आपको समझा देता हूं, नीचे आंसर भी लिखा हुआ है, मैं पढ़ दूंगा। देखो मौलिक अधिकार की बात करूं तो सबसे पहले इसका वर्णन जो है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 32 में किया गया है। 14 से 32 में, ठीक है। और इसका वर्णन है आपका लगभग 36 से 51। एक बार देख लेना भाई, मिला लेना, ठीक है। 36 से 51 गूगल करके बताना मेरे को। थोड़ा सा भाई अपना भी हाथ और दिमाग चला लेना, गूगल पे सर्च करना नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया। मैंने 36 से 51 लिखा है, हो सकता है 1-2 आगे बीच हो जाए, 35 भी हो सकता है, थोड़ा सा अब मिला लेना, ठीक है। तो 36 से 51 अगर है तो आप कमेंट में बता देना, जो भी है कमेंट में बता देना। 36 से 51 में नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। अब मौलिक अधिकार का संबंध क्या है? एक व्यक्ति से, ये हम नागरिकों को दिया गया है। मौलिक अधिकार मेरा है और आपका है, आप सबका है, लेकिन ये नीति निर्देशक सिद्धांत किसके लिए है? सरकार के लिए। सरकार के लिए मतलब कि सरकार देश में कल्याणकारी योजनाएं बनाना चाहती है। कल्याण को बढ़ावा देने के लिए जो योजनाएं बनाती है उसका वर्णन नीति निर्देशक सिद्धांत में किया गया है। नीति कहीं ना कहीं ये नीति निर्देश देती है, मतलब ये नीतियां कहीं ना कहीं सरकार को मदद करती है कि वो सरकार लोगों के कल्याण के लिए काम कर सके। नीति निर्माण में हेल्प करती है ये नीतियां। समझ में आ गया? ठीक है। अब जरा हम चलते हैं अंतर को समझते हैं, अंतर को समझने की कोशिश करते हैं। देखो पॉइंट सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं, बहुत अच्छे से लिखे हुए हैं, मैं समझाऊंगा अभी एक एक पॉइंट को। देखो क्या लिखा है कि मौलिक अधिकार को कानूनी सहयोग प्राप्त होता है ना। मौलिक अधिकार को कानूनी सहयोग प्राप्त है, यानी कि अगर आपके किसी मौलिक अधिकार का हनन होगा ना तो आप न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हो। खट 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 भाई खुल जा दरवाजा, मेरे देख किसी मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, तो ऐसा आप कह सकते हो, है ना। न्यायालय में जा सकते हो।
परंतु नीति निर्देशक तत्व को कानूनी सहयोग प्राप्त नहीं है, कानून का सहयोग प्राप्त नहीं है। अगर आपके किसी नीति निर्देशक सिद्धांत को सरकार लागू नहीं करती है ना, तो आप न्यायालय में नहीं जा सकते, कोर्ट में नहीं जा सकते कि सरकार ने बोला था, मतलब सरकार ने ये बोला था कि बिजली देगी फ्री, है ना, पानी फ्री देगी। आप न्यायालय में जाके नहीं बोल सकते, आप केस नहीं कर सकते सरकार, इसलिए तो नेता लोग कुछ भी बोल देते हैं। और हम अगर संविधान में मौलिक अधिकार के अंतर्गत लिखा होता, कोई मौलिक अधिकार हमें ऐसा मिल जाता कि बिजली पानी फ्री मिलना चाहिए लोगों को, और सरकार ऐसा नहीं करती, सरकार अगर हमें नहीं देती तो हम जाते भाई न्यायालय, तो तब हम जा सकते थे, अगर मौलिक अधिकार का पाठ होता तो, है ना। देखो क्या लिखा है, अर्थात मौलिक अधिकार के उल्लंघन पर आप न्यायालय जा सकते हैं, परंतु नीति निर्देशक तत्वों के उल्लंघन पर आप न्यायालय नहीं जा सकते। वही बात है, ठीक है। मौलिक अधिकारों का संबंध व्यक्तियों से है और नीति निर्देशक सिद्धांतों का जो संबंध है वो समाज से है। देखो मौलिक अधिकार सभी व्यक्ति को मिला होता है, व्यक्तिगत अधिकार है, हर एक व्यक्ति के लिए है, लेकिन ये जो नीति निर्देशक तत्व है इसका संबंध पूरे समाज के लिए होता है। कोई कल्याणकारी योजना बनेगा, है ना, तो उस पूरे समाज के लिए बनाया जाएगा, किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए नहीं, समाज के लिए। लेकिन ये हर एक व्यक्ति के पास होता है, मौलिक अधिकार हर एक व्यक्ति का है, अपना अधिकार है, ठीक है। आगे देखो, मौलिक अधिकार प्राप्त किए जा चुके हैं जबकि नीति निर्देशक तत्वों को अभी लागू नहीं किया गया। मौलिक अधिकार मिल चुके हैं हमारे को, लेकिन सरकारें भाई नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू नहीं किया अभी तक। अभी सारी कल्याणकारी योजनाएं लागू नहीं हुई। सरकारें हर बार हमें झूठे वादे करती है और टरका देती है, निकल जाती है भाई सरकारें। मोदी जी 10 साल हो गए, अभी तक मेरे घर में कोई खास परिवर्तन नहीं आया, हम अभी अमीर नहीं हुए, है ना, तुम भी नहीं होगे शायद, है ना। तो ये सारी चीजें है। देखो आगे देखो, मौलिक अधिकारों का उद्देश्य देश में राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है ना, राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करने पर जोर देती है मौलिक अधिकार, ठीक है। लेकिन अगर आप राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात करोगे तो क्योंकि कल्याण से जुड़ा हुआ है, पूरी तरीके से सामाजिक कल्याण से जुड़ा हुआ है, तो ये आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना, खास करके आर्थिक लोकतंत्र आप बोलोगे कि इसका संबंध आर्थिक लोकतंत्र से है और मौलिक अधिकार का संबंध राजनीतिक लोकतंत्र से। खत्म। चलो आगे देखो, मौलिक अधिकार व्यक्ति के कल्याण को बढ़ावा देता है जबकि निर्देश, हाँ बिल्कुल सही है, सही है। मौलिक अधिकार एक व्यक्तिगत कल्याण से जुड़ा हुआ है भाई। मौलिक अधिकार का संबंध किससे है? व्यक्तिगत कल्याण से। लेकिन नीति निर्देशक सिद्धांतों का संबंध समुदाय के कल्याण से, पूरे समुदाय, पूरे समाज के कल्याण से, और इसका संबंध व्यक्तिगत कल्याण से, ठीक है। बस ये आपके मौलिक अधिकार हो गए, कुछ अंतर थे, समझ में आ गया होगा। चलो जी आगे बढ़ जाते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ गया है और समझने वाला क्वेश्चन है भाई, यहां से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और जीवन में काम भी आएगी भाई ये सारी चीजें, ठीक है। देखो क्या लिखा है, क्वेश्चन क्या है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी? इसके अंतर्गत न्यायालय द्वारा जारी विशेष आदेश को हम क्या बोलते हैं? रीट बोलते हैं, रीट, है ना। तो विशेष आदेश यानी कि रीट को सविस्तार समझाइए। तो आपको सबसे पहले बताना है कि किस अधिकार को अंबेडकर जी ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा, और उस अधिकार के तहत जब न्यायपालिका रीट जारी करती है हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए, तो उन रीटों के बारे में भी आपको बताना है। आ रही बात समझ में? देखो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, तो अंबेडकर जी ने संविधान का हृदय और आत्मा किस अधिकार को कहा? तो संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है उसको कहा, जिसका वर्णन हमारे देश के संविधान के अनुच्छेद 32 में किया गया है ना जी। इस संवैधानिक अधिकार के तहत हम क्या कर सकते हैं? अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए अगर किसी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो हम न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं। अब अगर हमारे मौलिक अधिकार का हनन हुआ है तो न्यायपालिका क्या करेगी? हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कुछ रीट जारी करेगी, कुछ आदेश जारी करेगी, ताकि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन ना हो, है ना। तो रीट कौन से हैं? सबसे पहले है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी से ही समझ में आता है कि ये कैदियों से जुड़ा हुआ है ना। कैदियों के लिए है ये कि भाई अगर किसी व्यक्ति को जेल में बंद कर दिया गया है तो ये है कि उसको 24 घंटे के अंदर क्या होगा? निकटतम जो न्यायालय होगा उसमें पेश करना होगा, या मजिस्ट्रेट जो है उसके सामने पेश करना होगा, है ना। 24 घंटे के अंदर अंदर ही करना होता है, बिल्कुल 24 घंटे के अंदर। अगर उसके गिरफ्तारी
का कारण सही नहीं है, उचित नहीं है, तो गिरफ्तार व्यक्ति को तुरंत छोड़ने का आदेश दे दिया जाता है। ठीक है जी, ये समझ में आ गया, आसान था बहुत। परमादेश, परमादेश, परमादेश का मतलब क्या होता है? ऊपर से आदेश आना। ऊपर से आदेश आएगा किसको? निचली अदालत को या फिर निचले न्यायालय को। ठीक है जी, क्या लिखा है देखो, इस आदेश को तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि सार्वजनिक पद पर अधिकारी अपने कानून और संवैधानिक दायित्वों का पालन ठीक से नहीं कर रहा है ना। जब कोई अधिकारी जो है वो अपने काम को सही तरीके से नहीं कर रहा है, और सही काम को सही तरीके से ना करने की वजह से क्या हो रहा है, किसी के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, तो उस समय क्या करती है न्यायपालिका? परमादेश जारी करती है कि भाई तू इस काम को मत कर। ठीक है, ये काम तेरे इस काम को करने की वजह से क्या हो रहा है, किसी दूसरे व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, तो इस स्थिति में परमादेश को जारी किया जाता है। समझ में आया सबको? चलो, निषेध आदेश। निषेध आदेश मतलब, निषेध का मतलब ही होता है मना कर देना कि भाई देख इस काम को तू मत कर, ये तेरे अधिकार क्षेत्र का है ही नहीं, ये काम तेरे बस का नहीं है। देख मेरे दोस्त, ज्यादा पढ़ाई मत कर, तू ज्यादा पढ़ाई मत कर, तेरे काम का नहीं है पढ़ाई वढ़ाई। ठीक है, देखो मेरे को पता है कि बहुत सारे बच्चे सही में पढ़ाई वढ़ाई उनके बस की बात नहीं है। मेरी इस वीडियो को देख रहे हो, मैं सच्चाई बताता हूं, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि इस वीडियो में देख रहे हैं, टॉप 25 इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर टाइटल देखे होंगे, इस वीडियो में आगे होंगे, और वीडियो को भी इसलिए देख रहे ताकि वो रोशन भैया कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता दे और किसी भी तरीके से पास हो जाए, है ना। कभी बुक नहीं उठा के देखे होंगे, कभी मेरे किसी चैप्टर की वीडियो को नहीं देखा होगा, सीधा एग्जाम से एक दिन पहले, अभी एग्जाम से एक दिन पहले इस वीडियो पे बहुत व्यूज आएंगे, और वो सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ते हैं, है ना। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं हमारे। देखो, निषेध आदेश का मतलब क्या होता है? देखो, जब एक निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण कर दे करके किसी मुकदमे की सुनवाई करता है, मतलब कि कोई निचली अदालत है और उसके अधिकार क्षेत्र में वो मुकदमा आता ही नहीं है और उसकी सुनवाई कर रहे हो, तब क्या होगा? ऊपरी अदालत उच्च न्यायालय हो सकता है या फिर सर्वोच्च न्यायालय हो सकता है, वो क्या करेगा? उसे ऐसा करने से रोक देगा निषेध आदेश जारी करके कि भाई देख ये काम तेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, ये काम तेरे बस मतलब तेरे अधिकार क्षेत्र का नहीं है, तो इसको मत कर। तो ये हो गया निषेध आदेश। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा मतलब कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि ऐसे पद पे नियुक्त हो गया जो कि उस पद के काबिल ही नहीं है ना। देखो क्या लिखा है, जब किसी व्यक्ति को ऐसे पद पर नियुक्त किया जाता है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, तब न्यायपालिका अधिकार परीक्षा आदेश के द्वारा उसे उस पद से हटा देती है ना। तो अधिकार परीक्षा में क्या होता है कि अगर कोई अधिकारी है, कोई व्यक्ति है जिसको ऐसे पद पे, ऐसे सरकारी पोस्ट को दे दिया गया है जिसके काबिल वो है ही नहीं, तो उसको उस पद से हटाने का आदेश न्यायपालिका देती है। उत्प्रेक्षा रीट। उत्प्रेक्षा रीट क्या है? जब कोई निचली अदालत द्वारा या सरकारी अधिकारी द्वारा बिना अधिकार के कोई कार्य किया जाता है तो न्यायालय उसे समक्ष विचारहीन मामले को लेकर उत्प्रेक्षा द्वारा उसे ऊपर की अदालत या अधिकारी को हस्तांतरित कर देती है। तो उत्प्रेक्षा रीट का भी संबंध कहीं ना कहीं इसी बात से है कि अगर कोई निचली अदालत है या फिर कोई निचले अधिकारी है और ऐसा काम को कर रहे हैं जो कि उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, दोनों है इसमें, अधिकारी भी है और न्यायालय भी है, निचले स्तर के न्यायालय, तो उन दोनों से क्या होगा? उस काम को लेकर ऊपरी अदालत या फिर ऊपरी अधिकारी को सौंप दिया जाता है। ठीक है, तो इसको उत्प्रेक्षा रेट बोलते हैं। उम्मीद करता हूं ये पांचों रेट आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है जी, स्क्रीनशॉट कर लो, एक बार स्क्रीनशॉट कर लो। कहां से शुरू होगा? यहां से शुरू होगा। ठीक है, यहां से शुरू हो रहा है हमारा। चलो आगे बढ़ते हैं। जो बच्चे स्क्रीनशॉट कर रहे हैं भाई फटाफट कर लो। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? चुनाव क्या है? प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में अंतर बताइए। देखो, चुनाव क्या है? चुनाव एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम अपने नेताओं को चुनते हैं, अपने जनप्रतिनिधियों को। जनप्रतिनिधि यानी कि जो हमारा प्रतिनिधि करेगा, हमारे नेता ही करेंगे, तो नेता को चुनते हैं हम, जनप्रतिनिधि को चुनते हैं चुनाव के माध्यम से। ठीक है, सिंपल लिख देना, चुनाव एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम अपने नेताओं लोगों को चुनते हैं। ऐसा भी लिख दोगे नंबर मिल जाएगा। लोकतंत्र के प्रकार की बात करें तो लोकतंत्र होते हैं दो। लोकतंत्र के दो प्रकार है,
प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। देखो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है कि नागरिक जो है वो शासन व्यवस्था में सीधे हिस्सेदारी लेता है, ठीक है। और अप्रत्यक्ष में ऐसा नहीं होता। अप्रत्यक्ष में नागरिक सीधे तौर पे हिस्सेदारी नहीं लेता, लेकिन वो खुद अपने लीडर्स को चुनता है, अपने जनप्रतिनिधियों को चुनता है, और वो प्रतिनिधि क्या करता है, उसके तरफ से राजनीति में हिस्सेदारी लेता है ना। जैसे कि प्राचीन यूनान में होता था। यूनान में क्या था, प्रत्यक्ष लोकतंत्र था, ठीक है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र की शुरुआत भी यहीं से हुई थी, है ना। तो यहाँ पे क्या होता था कि लोग खुले मैदान में इकट्ठे हो जाते थे, और जो भी काम धंधा करना है तो सारे लोग भाई, किसी फैसले को लेना है तो जो भी बात है तो भाई मतलब बोल दिया कि चलो भाई आज हमें मतलब इस चीज पे काम करना है, तो कितने लोग सहमत है, कितने लोग असहमत है। जो सहमति अगर ज्यादा होगी तो उस काम को मान लिया जाएगा। तो इस तरीके से ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एग्जाम्पल है कि सीधे शासन में आम लोग क्या कर रहे हैं, हिस्सेदारी ले रहे हैं। लेकिन अभी विशाल का देश है, ठीक है, ठीक है। तो मतलब अभी विशाल का देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाना भाई मुश्किल है बहुत, क्योंकि इतने विशाल का देश है, इतनी आबादी है। आप 140 करोड़ की आबादी को एक जगह इकट्ठा तो कर नहीं सकते हो। तो इसीलिए हमने अब अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपना लिया है, जिसमें हम लीडर्स को चुनते हैं और वो हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है कि नागरिक रोजमर्रे के फैसले और सरकार चलाने में प्रत्यक्ष रूप से क्या करते हैं, भाग लेते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र में। जैसे कि प्राचीन ग्रीस यानी कि प्राचीन यूनान, एक ही बात है, ग्रीस और यूनान एक ही बात है, वहां पे होता था। या फिर ग्राम सभा, आप पंचायतों में देखेंगे कि पंचायत में सभा बुलाई जाती है, तो वो भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एग्जाम्पल है मेरे दोस्त, ठीक है। उसके बाद अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है कि लोग अपने प्रतिनिधि भेजते हैं और वही लोग सरकारी कार्यवाही में भाग लेते हैं, जैसे भारत और इंग्लैंड जैसे देशों में। अभी के समय में ज्यादातर देशों में भाई इसी व्यवस्था को अपनाया गया, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को, ठीक है जी। स्क्रीनशॉट ले लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की परिभाषा दीजिए। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है भाई, यह वह व्यवस्था है जिसमें सभी व्यक्ति को, वो चाहे मतलब जो 18 या 18 प्लस है, सभी नागरिकों को बिना किसी धर्म, जाति, लिंग के भेद के मत डालने का अधिकार है, वोट डालने का अधिकार दिया गया है बिना किसी भेदभाव के। 18 प्लस से ऊपर है, 18 या 18 से ऊपर एज के है, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, सभी को वोट डालने का अधिकार दिया गया है ना भैया। तो ये हो गया हमारा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। आ जाओ अगले क्वेश्चन की बात करते हैं भैया। ये भी 6 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट। भारत की चुनाव प्रणालियों के प्रमुख कमियों को उजागर कीजिए। खुद ही कर सकते हो यार, तुम लोग चुनाव देखते हो, अभी चुनाव राजनीति ही राजनीति देखने को मिलता है। अभी हमारे गणेश चतुर्थी में इतने सारे लीडर्स भाई, जो भी जागरण होता, जागरण में माइक ले लेते, जागरण को रुकवा देते और माइक ले लेते, और बस मेरे प्यारों भाइयों बहनों पूर्वांचल वासियों, आप लोग मेरे को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस बार, मतलब इस तरीके से, ठीक है। तो राजनीति चल रही है, आराम से इस क्वेश्चन का आंसर दे दोगे तुम लोग भाई, आराम से दे दोगे। चलो देखते हैं जरा, भारत की चुनाव प्रणाली के मुख्य कमियां क्या है। वोटों का खरीदा जाना, देखो बहुत सारे पॉइंट है भाई। वोटों का खरीदा जाना भैया, 500 रुपए में बिक जाते हैं इतनी कम कीमत है हमारे यहाँ पे भाई वोट की। 500 रुपए का पत्ता दो और एक वोट लो। 500 रुपए का पत्ता काम नहीं चलेगा तो अद्धा काम चलेगा, अद्धा समझते हो ना, अद्धा या पौवा में भी बिक जाते हैं यार बहुत सारे लोग। तो पौवा, एक पौवा पिलाओ और वोट ले लो आराम से, ठीक है। तो वोटों की खरीदारी हो जाती है। धन का बहुत पैसा भाई, धन का बहुत ज्यादा खर्च होता है। अभी ड्यू में चुनाव हो रहा था, दिल्ली यूनिवर्सिटी में चुनाव हो रहा था, तो वहां पे भाई जो लीडर, मतलब जो चुनाव के लिए प्रेसिडेंट के लिए खड़े हुए, वो पता नहीं महंगे महंगे कारों में आते हैं। कैंटीन फ्री करवा दिया भाई, खाओ। मैं मतलब जब मैं कॉलेज जाता था तो कैंटीन एक दिन फ्री हो गया, गया मैं भाई, दबा के खाया, भटूरे लगवाया, नान बान जो भी है कैंटीन में जो भी मिल रहा था सब लगवाया, खाया दबा के, समझ लो। तो धन का अत्यधिक प्रयोग करते हैं भाई, लालच देते हैं। वैसे वोट मैं देने ही नहीं गया, सही बताऊं तो भाई वोट मैं देने ही नहीं गया, खा पी लिया बस। मेरे को मतलब नहीं था इलेक्शन से, मैं वोट देने ही नहीं गया, ठीक है। मेरे को पता है कि भाई सब ऐसे ही है, कोई काम का नहीं है, तो क्या करूं वोट देके, ऐसे ही भाई चल रहा है। सांप्रदायिकता का फैलाव भाई, सांप्रदायिकता का फैलाव, धर्म के नाम पे, है ना, धर्म के नाम पे वोट होता है भाई, धर्म के नाम पे वोटिंग की जाती है ना। जो हिंदू नेता होगा, हिंदू मतलब हिंदू लोग उसको वोट दे देंगे, मुस्लिम नेता होगा तो मुस्लिम लोग उसको वोट दे देंगे, तो ये चीज चलती है ना। इसके अलावा
लोक लुभावने वादे किए जाते हैं। लोक लुभावने वादे, अच्छे अच्छे वादे करेंगे आपको। लालू यादव आया मेरे गांव में, कह रहा कि मेरे समय में आप 2 रुपए किलो आलू खाए थे ना, 1 रुपए किलो प्याज खाए थे ना, तो इस प्याज और आलू के दाम पे वोट ले रहे भाई। बिहार में तो लोगों को यही चाहिए ना भाई। उनको दारू तो ऐसे बंद हो गया है। आलू, प्याज, गोभी, मटर, सब्जी वब्जी, चावल, इन सब चीजों के नाम पे ही वोट लो, क्योंकि भाई वहां के लोगों का पेट भर जाए ना, उसी में खुश है वो। उनको नहीं चाहिए हॉस्पिटल, उनको नहीं चाहिए कॉलेज। ठीक है, तो लोक लुभावने वादे किए जाते हैं, झूठे झूठे वादे किए जाते हैं, है ना। हिंसा का प्रयोग होगा भाई, है ना। हिंसा का प्रयोग होता है ना, मारकाट करवा देते हैं। जाति धर्म के नाम पे वोट होता है यहाँ पे। अपराधियों का मतदाताओं को डराना, ये भी बहुत ही ज्यादा। देखो, मैं कॉलेज का एग्जांपल देता हूँ। हमारा एक दोस्त था जो कि नेता बनना चाहता था, लेकिन उसके पास सपोर्ट नहीं था भाई, सपोर्ट नहीं था, कमजोर था वो। मतलब कि पैसे वैसे भी नहीं थे और कहीं कोई पावरफुल बनने का सपोर्ट भी नहीं था। तो उसने नाम तो डाल दिया, लेकिन बाद में उसको धमका दिया गया और उसने फिर अपने नाम को वापस ले लिया। क्योंकि चुनाव इलेक्शन लड़ने के लिए पावर का होना बहुत जरूरी है, मनी पावर, और साथ ही साथ मसल्स पावर तो भाई मैंने भी बना रखे हैं। लेकिन तुम्हें लगता है कि इलेक्शन में मैं खड़ा हो पाऊंगा और मैं जीत जाऊंगा? नहीं, पैसा बहाना पड़ेगा। और साथ ही साथ आपको पता है, पैसे के साथ साथ बहुत बड़े बड़े लोगों से सपोर्ट भी चाहिए होगा। तो ये बात सही लिखा है कि अपराधियों का मतदाताओं को डराना। गुंडे उंडे होते हैं, डराते हैं भाई, वोट नहीं दोगे तो चीट देंगे, फाड़ देंगे, मार देंगे, ऐसे भी होता है। ठीक है, ये सारे पॉइंट लिखो भाई, ये सारे पॉइंट लिखो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो मेरे दोस्त, स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट। चलो आगे आ जाओ। चुनाव आयोग के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। भाई चुनाव आयोग के प्रमुख कार्य क्या होते हैं? ठीक है, तो देखो, आपको पता है चुनाव आयोग की स्थापना जो है जनवरी 1950 में हुई थी, 1950 में। ठीक है, सुकुमार सेन जो थे, है ना, वो पहले चुनाव आयुक्त थे। तो चुनाव आयोग क्या कार्य करती है? ये एक संस्था है जो कि भारत में सभी प्रकार के चुनाव को संपन्न करवाती है। कार्य क्या है? मतदाता सूची तैयार करना, यानी कि एक ऐसी सूची बनाना जिसमें जितने भी मतदाता है जो 18 से ऊपर के हैं, 18 या 18 से ऊपर के हैं, उनके सबके नाम को मतदाता सूची में लिखना, दर्ज करना, ये चुनाव आयोग का कार्य है। चुनाव कार्यक्रम निर्धारित करना, जो भी कार्यक्रम है, यानी कि इलेक्शन कब होगा, किस तरीके से होगा, किस तारीख को होगा, कहां पे होगा, है ना, ये सारी चीजें चुनाव आयोग ही करती है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाना, यानी कि ऐसा चुनाव हो जिसमें किसी एक गुट या एक पार्टी का पक्ष नहीं लिया जाए, निष्पक्ष हो। ठीक है जी। दलों को राष्ट्रीय एवं एक राज्य पार्टी के रूप में मान्यता देना, यानी कि कौन सा जो दल है वो राष्ट्रीय पार्टी होगा, कौन सा दल जो है वो क्षेत्रीय पार्टी होगा, राजकीय पार्टी होगा, ये भी कहीं ना कहीं चुनाव आयोग ही मान्यता देती है। चुनाव की निगरानी करना, भाई चुनाव पूरी तरीके से सही तरीके से चल रहा है, नहीं चल रहा, धांधली हो रहा है, क्या हो रहा है, सब कुछ ये कौन देखेगा? चुनाव आयोग देखेगा, है ना। आखिरी क्या है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को भी करवाती है मेरे भाई। ये नहीं है कि सिर्फ प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, पंचायत के चुनाव करवा रही है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव को भी चुनाव आयोग ही करवाती है। ठीक है जी, इसी आयोग की ऊपर पूरी जिम्मेदारी है। खत्म। आसान था, लेकिन आसान तो था, इंपॉर्टेंट भी बहुत है। स्क्रीनशॉट ले लो मेरे दोस्त, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को भाई ध्यान से समझना, बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं, बहुत सारे बच्चे गलत आंसर करके आते हैं। क्या है क्वेश्चन? पृथक निर्वाचन मंडल और आरक्षित चुनाव क्षेत्र के बीच अंतर बताइए। दोनों, कई बार बच्चे ना दोनों को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन एक नहीं है मेरे दोस्त, दोनों अलग है। कैसे अलग है? पृथक का मतलब होता है अलग, पृथक का मतलब क्या होता है? अलग। इसमें क्या होगा कि अलग अलग वर्ग के लोग या धर्म के लोग, जो अलग अलग धर्म के लोग हैं, वो अपने अलग अलग लीडर्स को क्या करेंगे? चुनेंगे, है ना। अलग अलग धर्म के लोग क्या करेंगे? अलग अलग लीडर को चुनेंगे, और उनके जो लीडर है सिर्फ उनके ऊपर शासन करेगा। मान लो हिंदुओं का अलग लीडर होगा, मुसलमानों का अलग लीडर होगा, जैनियों का अलग लीडर होगा। ठीक है, सबके अपने अलग अलग लीडर्स होंगे, वो उसी को वोट देंगे, उन्हीं का नेता बनेगा, उन्हीं के धर्म या जाति का जो नेता होगा वो बनेगा। ये है, इसको बोलते हैं पृथक निर्वाचन मंडल। क्या लिखा है? पृथक निर्वाचन मंडल में एक समुदाय के प्रतिनिधि के चुनाव में केवल उसी समुदाय के जो लोग हैं वो वोट डालते हैं। थोड़ा आगे पीछे हो गया, ये लाइन थोड़ा इधर आना चाहिए था, मैं बता देता हूं। पृथक निर्वाचिका मंडल में क्या होता है कि
जो समुदाय है, एक समुदाय केवल उसी समुदाय को वोट डालता है जिससे वो संबंधित है, ठीक है, और उन्हीं का लीडर बनता है। जो मैंने समझाया वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे देखो, आरक्षित चुनाव क्षेत्र में क्या होता है। आरक्षित चुनाव क्षेत्र में क्या होता है कि किसी विशेष धर्म या फिर जाति या फिर वर्ग का कोई व्यक्ति हो सकता है, जिसके लिए क्या होगा, सीट जो है वो आरक्षित होगा। सीट क्या है, आरक्षित है ना। सीट किसी एक समुदाय के लिए आरक्षित होगा, लेकिन वोट और इनके एक ही समुदाय, मान लो कि कोई अल्पसंख्यक समुदाय के लिए है, मान लो अल्पसंख्यक, ठीक है, कोई जो सीट है, मान लो, काम कैसे करता है, एक मिनट, हाँ, ओहो सारा ही मिटा दिया ये तो, ऐसे ही, हाँ चलो कोई नहीं, ठीक, सीख जाऊंगा। मान लो कोई अल्पसंख्यक समुदाय का व्यक्ति है, उसके लिए आजादपुर का सीट हमारा क्या कर दिया, ये आरक्षित कर दिया, ये कोई अल्पसंख्यक समुदाय के लिए। तो अल्पसंख्यक समुदाय के 2, 4, 5, 10 नेता हो सकते हैं जो कि इस सीट के लिए, आजादपुर सीट के लिए क्या करेंगे, चुनाव को लड़ेंगे, है ना। और यहां पे ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ अल्पसंख्यक समुदाय के लोग ही वोट डालेंगे, हर जाति धर्म के लोग इन्हीं अल्पसंख्यक समुदाय के नेताओं को वोट देंगे, सभी। लेकिन वोट में सभी भागीदारी दिखाएंगे भाई, सभी वोट डालने आएंगे, लेकिन नेता सिर्फ उसी अल्पसंख्यक समुदाय का बनेगा जिसके लिए सीट आरक्षित होगा। लेकिन अल्पसंख्यक समुदाय से ही बहुत सारे लीडर जो होंगे वो चुनाव लड़ रहे होंगे। लेकिन पृथक निर्वाचिका में क्या होता है कि अलग अलग समुदाय के लोग सिर्फ अपने ही समुदाय के लोगों को वोट देंगे, है ना, और अपने ही लीडर्स को चुनेंगे, बस ये होता है। दूसरे समुदाय से उनको कोई मतलब नहीं है। तो भारत में क्या किया गया कि हमने किस चुनाव व्यवस्था को अपनाया है, आरक्षित चुनाव क्षेत्र, मतलब हमने आरक्षित चुनाव क्षेत्र को अपनाया है। यहाँ पे पृथक निर्वाचिका मंडल को नहीं अपनाया गया है। वो मुस्लिम लीग की मांग थी, लेकिन उसको खारिज कर दिया गया था। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आ गया है भाई, देखो अगला क्वेश्चन ओपन हो चुका है, तैयार रहो आप सभी। मैं पहले पानी पी लेता हूं भाई, बोल बोल के थक चुका हूं, थोड़ा सा वीडियो को। तो अगला क्वेश्चन हमारा आ चुका है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है चुनाव व्यवस्था की सार्वधिक मत से जीत प्रणाली, सार्वधिक मत से, जिसको हम फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम भी बोलते हैं, है ना, जीत प्रणाली तथा समानुपातिक प्रणाली के बीच अंतर बताइए। ठीक है, भारत में आपको पता है कि हमने सार्वधिक मत यानी कि वोट से जीत प्रणाली को अपनाया है। दूसरे देशों में जैसे इजराइल जैसे देश है, वहां पे समानुपातिक प्रतिनिधित्व को अपनाया गया है ना। दोनों में क्या अंतर है उसको हम समझते हैं। चलिए जी शुरू करें, फिर थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं हम। हाँ आओ, देखो सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत प्रणाली में क्या होता है कि पूरे देश को छोटे छोटे भौगोलिक इकाइयों वाले में बांट दिया जाता है। ठीक है, जिसे हम निर्वाचन क्षेत्र बोलते हैं या जिला कहते हैं। आप देखोगे कि जब लोकसभा का चुनाव होता है तो 543 सीटों पे इलेक्शन होते हैं। 543 सीटों पे क्या होता है, इलेक्शन होते हैं। तो इस तरीके से 543 चुनाव क्षेत्रों में पूरे भारत को बांटा जाता है। ये जिले स्तर पे होता है, ज्यादातर जिले स्तर पे होता है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, निर्वाचन क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, यहां क्या होगा, किसी बड़े भौगोलिक क्षेत्र को एक निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है भाई। यहां पे पूरे देश को ही एक निर्वाचन क्षेत्र माना जाएगा। आगे क्या लिखा है, मान लिया जाता है पूरा का पूरा देश एक निर्वाचन क्षेत्र में गिना जाता है। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे ज्यादातर देशों में यही होता है, जहां पे समानुपातिक प्रतिनिधित्व को अपनाया गया है, वहां पे पूरे देश को ही एक चुनाव क्षेत्र माना जाता है, बस एक चुनाव क्षेत्र। लेकिन सार्वधिक मत से जीत प्रणाली में पूरे देश को कई छोटे छोटे चुनाव क्षेत्र में बांटा जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखो क्या लिखा है, हर निर्वाचन क्षेत्र से केवल एक प्रतिनिधि चुना जाता है ना। हर निर्वाचन क्षेत्र से बहुत सारी पार्टियां होंगी, बहुत सारे उम्मीदवार भी होंगे, लेकिन जीतेगा कोई एक जीतेगा। यहां पे क्या होता है, एक निर्वाचन क्षेत्र से कई प्रतिनिधि चुने जा सकते हैं भाई। एक निर्वाचन क्षेत्र से बहुत सारे प्रतिनिधि को चुना जा सकता है, क्योंकि अनुपात में सीटें दी जाती है। एक चुनाव क्षेत्र है, उसमें अगर 2 पार्टी है
तो जिस पार्टी को जितने परसेंट वोट मिलेगा ना, उस परसेंट में उसको सीटें मिल जाती है। तो थोड़ा सा अलग काम करता है ना। अभी एग्जांपल से समझाऊंगा मैं, पहले पॉइंट्स पढ़ लो, क्योंकि पेपर में तो पॉइंट्स ही लिखोगे, एग्जांपल उतना काम आएगा नहीं, एग्जांपल तो समझने के लिए होगा। तो अभी एग्जांपल भी दूंगा, ठीक है। देखो अगला क्या है, मतदाता प्रत्याशी को वोट देता है। प्रत्याशी यानी कि जो इलेक्शन लड़ रहा है, जो व्यक्ति, एक व्यक्ति से हम कनेक्ट करते हैं कहीं ना कहीं इसमें, है ना। यहां पे क्या होता है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व वाले में क्या होता है, यहां पे मतदाता पार्टी को वोट देता है। वहां पे यहां पे पता नहीं होता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व वाली चुनाव व्यवस्था में आपको पता नहीं है कि प्रतिनिधि हमारा कौन है, किस पार्टी से कौन सा व्यक्ति खड़ा है, किसी को कुछ नहीं पता, समझ लो। लेकिन इसमें आपको पता होता है कि इस चुनाव क्षेत्र से ये बंदा है, इसी को वोट देना है, समझ लो। इस तरीके से काम करता है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट क्या है, पार्टी को प्राप्त वोटों के अनुपात से अधिक या कम सीटें विधायिका में मिल सकती है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर किसी पार्टी को 50% वोट मिला है तो उसको 50% सीटें भी मिली होगी, है ना। ये जरूरी नहीं है। 50% वोट मिलने वाले पार्टी को हो सकता है कि सीट मात्र 10% मिले या फिर 20% मिले, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि यहां पे तो भाई हमें पूरे देश में आप किस पार्टी को कितनी प्रतिशत सीटें मिले उससे मतलब नहीं है। यहां पे तो हमें मतलब है कि किसी चुनाव क्षेत्र से किस पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिली है, उससे मतलब है। अब मान लो किसी चुनाव क्षेत्र में 5 पार्टियां है ना। एक पार्टी को मिल गई भैया 10% सीटें, ठीक है। एक पार्टी को मिल गया भैया 30% सीटें। एक पार्टी को मान लो मिला 5%, किसी पार्टी को मिल गया मान लो कितने 40, 45, 50% मिल गया मान लो, ठीक है। किसी को मिला फिर और 5% मिला। तो इस तरीके से आप देखो तो बाकी और पार्टियों को मिला लो तो 50% तो उधर बढ़ गया, एक पार्टी को 50% वोट मिल गया। या फिर मान लो कि दूसरी पार्टी की तुलना में एक वोट भी ज्यादा मिल जाता है तो पार्टी जीत जाती है ऐसे चुनाव व्यवस्था में, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि परसेंटेज से मतलब नहीं है कि कितने परसेंट वोट मिले, सिर्फ सीट से मतलब होता है, सीटें कितनी मिली, ठीक है। तो पार्टी को प्राप्त वोटों के अनुपात से अधिक या कम सीटें विधायिका में मिल सकती है। यहां पे क्या होता है, इसमें अलग सिस्टम है। यहां पे हर पार्टी को प्राप्त मत के अनुपात में विधायिका में सीटें मिलती है। मतलब कि कहने का ये कि अगर किसी पार्टी को 50% वोट मिली है ना, तो उस पार्टी को सीटें भी कितनी मिलेगी भाई, सीटें भी कितने मिलेगी, 50% ही मिलेगी। अगर किसी पार्टी को 10% अगर वोट मिले हैं तो सीटें भी कितनी मिलेगी भाई, 10% मिलेगी। तो सीधा सीधा इसमें संबंध होता है वोट परसेंट का सीटों से। यहां पे ऐसा नहीं होता, यहां पे सिर्फ किस पार्टी को ज्यादा मिल गई भाई वोट, वही पार्टी जीत जाएगी। यहां पे परसेंटेज से मतलब नहीं है। यानी कि परसेंटेज, आपका वोट परसेंटेज कम होते हुए भी सीटें ज्यादा हो सकती है, और वोट परसेंट ज्यादा होके भी आपकी सीटें कम हो सकती है, ये भी हो सकता है। लेकिन यहां पे नहीं होता ऐसा, यहां पे ये चीज नहीं होता, है ना। विजयी उम्मीदवार को जरूरी नहीं कि वोटों का बहुमत यानी कि 50% + 1 हासिल करना हो। विजयी उम्मीदवारों को ये जरूरी नहीं है कि 50% से 1 प्लस वोट हासिल करना हो, बस वो दूसरी पार्टी की तुलना में एक वोट भी ज्यादा हासिल कर लेता है तो जीत जाता है, ठीक है। विजयी उम्मीदवारों को वोट का बहुमत हासिल होता है ना। विजय उम्मीदवार को यहाँ पे क्या करना होता है, वोट का बहुमत हासिल करना होता है। देखो यहाँ पे अगर मैं उदाहरण की बात करूं, कौन से देशों में सार्वधानिक मत से जीत प्रणाली अपनाई गई है, तो यूनाइटेड किंगडम की बात कर लो, भारत की बात कर लो, यहाँ पे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है। और इजराइल और नीदरलैंड जैसे देशों में क्या है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाई गई है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा भाई, कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। चलो थोड़ा सा एग्जाम्पल भी दे ही दिया हूं आप लोगों को, समझ में आ गया होगा उस एग्जाम्पल के थ्रू। चलो आगे बढ़ते हैं। कार्यपालिका के प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। कार्यपालिका के प्रमुख प्रकार कौन से हैं, ठीक है जी। चलिए कार्यपालिका के अगर मैं प्रकार की बात करूं तो यहाँ पे आपको पता है कि कार्यपालिका को हम 2 भागों में बांटते हैं। एक भाग को हम क्या बोलते हैं जी, सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित कार्यपालिका। मतलब कि यहाँ पे क्या होता है कि किसी एक व्यक्ति के हाथ में पूरा पावर नहीं होता है, बल्कि 2 हो सकते हैं या फिर पूरा ग्रुप हो सकता है जिसके पास क्या होगा, पावर होगा। और एक कार्यपालिका में क्या होता है कि केवल एक व्यक्ति के पास पावर होता है, पूरा पावर किसी एक व्यक्ति के इर्द गिर्द घूम रहा होता है, ठीक है। तो सामूहिक नेतृत्व वाली कार्यपालिका को हम 2 भागों में बांट रहे हैं। एक है संसदीय कार्यपालिका और एक है अर्ध आदेशात्मक कार्यपालिका, ठीक है।
और एक व्यक्ति के नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित कार्यपालिका को सिर्फ एक ही पार्ट है इसका, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली या अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। ठीक है, तीनों के बारे में समझ लो भाई, तीनों के बारे में कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको पेपर में जरूर देखने को मिलेगा। देखो संसदीय कार्यपालिका में क्या, कई बार क्या होता है कि संसदीय कार्यपालिका और अध्यक्षात्मक कार्यपालिका इन दोनों में अंतर पूछा जाता है ना। ज्यादातर पेपर में आने का चांस यही है कि आपके संसदीय कार्यपालिका, क्योंकि इन दोनों के पॉइंट सिमिलर है लगभग, तो पेपर में जो आएगा वो संसदीय कार्यपालिका और अध्यक्षात्मक कार्यपालिका में अंतर बताइए, ये क्वेश्चन पूरे चांसेस है आपके आएगा। ठीक है, तो मैं तीनों पॉइंट को समझाता हूं, तीनों ही चीजों को समझाता हूं किस तरीके से वर्क करता है ये। देखो सबसे पहले संसदीय कार्यपालिका की बात करूं तो संसदीय कार्यपालिका में क्या होता है जी, संसदीय कार्यपालिका में सरकार के प्रमुख को आमतौर पर प्रधानमंत्री कहा जाता है। सरकार का प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्र का प्रमुख कौन होता है, यहाँ पे राष्ट्र का प्रमुख होता है राष्ट्रपति, सरकार का प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति के पास नाम मात्र के पावर होते हैं, प्रधानमंत्री के पास सारे पावर होते हैं। यहाँ पे देखो राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है मेरे भाई, प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। लेकिन एक बात मैं आपको और बता दूं कि यहाँ पे क्या होता है कि राष्ट्रपति को पावर है भाई, राष्ट्रपति के पास बहुत पावर है। श्रीलंका में उसको पद से हटाना, देखो मंत्रिमंडल को क्या किया जा सकता है, अध्यवस्थ किया जा सकता है, प्रधानमंत्री को सत्ता से हटाया जा सकता है, लेकिन राष्ट्रपति को हटाना यहाँ पे बहुत मुश्किल काम है और पावर भी इसके पास ज्यादा होते हैं। अर्थशात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति के पास भी काफी पावर होते हैं, लेकिन संसदीय शासन व्यवस्था में कोई भी पावर राष्ट्रपति को नहीं मिला होता। ठीक है जी, वह विधायिका में बहुमत वह विधायिका में बहुमत वाले दल का नेता होता है। प्रधानमंत्री क्या होता है, बहुमत वाले दल का नेता होता है। ठीक है जी, यहाँ पे देखो प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद विधायिका के प्रति जवाबदेह होते हैं। तो राष्ट्रपति जवाबदेह नहीं होता, लेकिन प्रधानमंत्री जवाबदेह होता है यहाँ पे, इसीलिए इसकी सरकार गिर सकती है प्रधानमंत्री की, लेकिन राष्ट्रपति हमेशा के लिए वहां पे बना रहेगा। और जब सरकार गिर जाएगी तो सारा पावर कौन यूज में लेगा, राष्ट्रपति लेगा। समझ लो, सारे पावर वो यूज करता है कहीं ना कहीं, और ऐसे भी उसके पास पावर है। श्रीलंका जैसे देशों में राष्ट्रपति के पास पावर मौजूद है। ठीक है, वह विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है ना। प्रधानमंत्री जो होता है वो विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है। देश का प्रमुख इनमें से कोई भी हो सकता है, देश का प्रमुख यहाँ पे कोई भी हो सकता है भाई। ठीक है, कई देशों में राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है, कई देशों में प्रधानमंत्री देश का प्रमुख होता है, या फिर राजा। कई देशों में आप देखो संसदीय व्यवस्था में कई देशों में राष्ट्रपति प्रमुख हो सकता है, या फिर राजा या रानी जो होती है वो प्रमुख हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। यही पॉइंट था इसमें। मेन जो अंदर आएगा आपका इसमें और इसमें आएगा, तो इसमें देखते हैं अधिशात्मक शासन व्यवस्था में क्या बता रखे कि राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है और सरकार का भी प्रमुख होता है भाई। देश का भी प्रमुख होता है राष्ट्रपति और सरकार का भी प्रमुख होता है। राष्ट्रपति का चुनाव आमतौर पर प्रत्यक्ष मतदान से होता है। ठीक है, वह विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता, विधायिका के प्रति कोई जवाबदेह नहीं है इसका। ठीक है, यानी कि इसको 5 साल से पहले हटा ही नहीं सकते, कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, वो बना रहेगा, 5 वर्ष के लिए चुना ही रहेगा, वो कोई नहीं हटा सकता। यहां पे देखो संसदीय व्यवस्था में एक और चीज मैं आपको बता दूं कि संसदीय व्यवस्था में क्या होता है कि जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति को आम नागरिक नहीं चुनते, लेकिन अधिशात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति को आम नागरिक चुनाव इलेक्शन से चुन के आता है। इसीलिए इसके पास पावर है, इसीलिए इसके पास पावर है, क्योंकि आम नागरिकों के द्वारा चुना जाता है श्रीलंका में राष्ट्रपति, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। ठीक है, एग्जाम्पल देशों के एग्जाम्पल दे सकते हो भाई, एक एक एग्जाम्पल दे दो। जैसे कि संसदीय व्यवस्था इंग्लैंड में है, भारत में है। अधिशात्मक व्यवस्था श्रीलंका में है। ठीक है, अधिशात्मक व्यवस्था अमेरिका में है। तो इस तरीके से एग्जाम्पल भी आप दे सकते हो और अपने आंसर को कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री की प्रमुख शक्तियों का वर्णन कीजिए। ठीक है, जिसमें हमें क्या बताना है, प्रधानमंत्री के प्रमुख पावर यानी कि शक्तियों के बारे में आपको बताने का। चलो, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। देखो राष्ट्रपति के बारे में मैंने भाई वीडियो में ऐड नहीं किया है, अगर मैं सारे क्वेश्चन ऐड करता वीडियो बहुत ही लंबी हो जाती है यार, बहुत लंबी। अभी ऑलरेडी 1 घंटे की हो चुकी है और इसमें अभी आधे घंटे से ज्यादा टाइम लगने वाला है, क्योंकि अभी लगभग 11 क्वेश्चन बचे हुए हैं, है ना। 10-11 क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं, लगभग 11 क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो टाइम बहुत लग जाएगा। तो राष्ट्रपति की क्या शक्तियां है उसको भाई आप लोग देख लेना एक बार मेरे दोस्त, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी पूछा जाता है। यहाँ पे प्रधानमंत्री की शक्तियों की हम बात करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री की क्या शक्तियां है, यहाँ पे प्रधानमंत्री के सारे पावरों को हमने बहुत अच्छे से फ्लो चार्ट में, इस सपोर्ट मटेरियल में भी आपको एक फ्लो चार्ट देखने को मिल जाएगा। तो
मंत्रालय, जो भी मंत्रालय है उसका आवंटन करता है अपने मंत्रियों के बीच में। मंत्रालय, किसी को भाई चारा मंत्रालय मतलब कृषि मंत्रालय दे दिया, ठीक है, किसी को वित्त मंत्रालय दे दिया, किसी को रक्षा मंत्रालय दे दिया, तो मंत्रियों के बीच में मंत्रालयों का आवंटन जो है वो प्रधानमंत्री करता है। बहुमत दल का नेता होता है, जिस पार्टी को बहुमत मिलता है उस पार्टी का सबसे बड़ा नेता होता है ना। मंत्रि परिषद पर पूरा नियंत्रण होता है, जो मंत्रि परिषद है उस पर पूरा नियंत्रण किसका है भाई, हमारे प्रधानमंत्री का ही होता है। विभिन्न विभागों से तालमेल स्थापित करता है, जो अलग अलग विभाग है सरकार की, मंत्रियों के अलग अलग विभाग है, उनके बीच में तालमेल बनाना, संतुलन बना के रखना, ये भी प्रधानमंत्री का काम है। मीडिया तक पहुंच है, देखो कुछ भी देश में घटना घटती है तो सब किसके तरफ नजर घुरा के रखते हैं कि भाई प्रधानमंत्री क्या बोलेगा या क्या बोलने वाला है, मोदी जी क्या बोलेंगे, है ना। तो सबका ध्यान किसके तरफ होता है, प्रधानमंत्री की तरफ। तो मीडिया वाले हमेशा उसके आगे पीछे घूमते रहते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। तो मीडिया तक इसकी पहुंच होती है। मंत्रि परिषद को अध्वस्त करना, प्रधानमंत्री जब चाहे तब मंत्रि परिषद को क्या कर देगा, अध्वस्त कर देगा, सरकार को खत्म कर देगा, बस। अधिकारी वर्ग पर आधिपत्य, जो अधिकारी वर्ग है हमारे जितने भी आईएएस यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस है ना, या फिर आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस, इसके जो या और भी बड़े बड़े लेवल के अधिकारी होते हैं, उन सब पे किसका एक तरीके से आधिपत्य होता है, प्रधानमंत्री का। सरकार की केंद्रीय धुरी है भाई, सरकार की केंद्रीय धुरी का मतलब क्या है कि सारे पावर जो है वो किसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द। सारे पावर किसको मिले हुए, प्रधानमंत्री को। तो सरकार की केंद्रीय धुरी है प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति तथा संसद के बीच सेतु का काम करता है। राष्ट्रपति और संसद के बीच जो भी चीजें हो रही है, मतलब तालमेल बनाने का काम करता है। जो भी मंत्रिपरिषद ने जो भी फैसले लिए हैं वो राष्ट्रपति तक पहुंचाने का काम किसका होता है, प्रधानमंत्री का। तो संसद और राष्ट्रपति के बीच में एक सेतु का काम करता है, दोनों के बीच में तालमेल बनाने का काम करता है। अगला क्या है, विदेशी यात्राओं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में राष्ट्र का नेतृत्व करता है। जो भी विदेशी यात्राएं होती है, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में जाता है, तो वहां पे कहीं ना कहीं हमारे इंडिया का ही प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं हमारे प्रधानमंत्री, है ना। तो आसान से पॉइंट थे, समझ में आ गया होगा, कोई ज्यादा दिक्कत आप लोगों को आई नहीं होगी। सारे पॉइंट भाई याद करके जाना, प्रधानमंत्री की शक्तियां क्या क्या है, स्क्रीनशॉट ले लो भाई। आगे बढ़ जाते हैं। अगला पॉइंट क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, संसद के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। संसद के कार्य क्या है मेरे दोस्त, संसद के क्या काम है। चले यार जा भाई तू, 1 मिनट हो गया। चलो देखो, संसद के प्रमुख कार्यों की हम बात कर लेते हैं। संसद का काम क्या है भाई, देखो सबसे पहला काम है कानून बनाना, है ना। कानून कहां बनता है, संसद में बनता है। जितने भी भारत में कानून बनते हैं, कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने का काम होता है संसद का। आपको पता है कि कार्यपालिका यानी कि जो सरकार मौजूदा समय में है, और उस पर अगर नियंत्रण रखना है तो विपक्षी पार्टियां होती है, जो कि कहीं ना कहीं उस सरकार को मनमानी करने से रोकती है। तो यानी कि विपक्षी पार्टियां भी किसका ही पार्ट हो गए, संसद के ही पार्ट हो गए, ठीक है जी। तो कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना। वित्तीय कार्य, बजट पारित करना भाई। वित्तीय कार्य में क्या है, बजट पारित करना। हर साल देश के लिए जो बजट है वो संसद में ही पेश किया जाता है, संसद में ही लाया जाता है। संविधान में संशोधन, अगर संविधान में कोई भी संशोधन करना है तो वो किसके माध्यम से होगा, संसद के माध्यम से ही होगा। संविधान में संशोधन का जो विधेयक है वो लोकसभा राज्यसभा दोनों से पास होके राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही वो संशोधन होगा, है ना। निर्वाचन संबंधित कार्य, जो भी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो कहां होता है, संसद में ही होता है, ठीक है। न्यायिक कार्य है, कुछ न्यायिक कार्य यानी कि जो राष्ट्रपति है उपराष्ट्रपति है न्यायाधीश को हटाना है, उनके पद से हटाने का काम जो है वो न्यायिक कार्य में आ जाते हैं। ये भी संसद में ही होता है भाई, ठीक है। महाभियोग के माध्यम से उनको हटाया जाता है। प्रतिनिधित्व करना, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये प्रतिनिधित्व की भूमिका भी निभाती है। आपको पता है कि संसद में जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं या फिर लोकसभा के सदस्य होते हैं वो अलग अलग क्षेत्र से आते हैं, अलग अलग संस्कृति से आते हैं। तो पूरे देश का कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रतिनिधित्व देखने को मिलता है। बहस का सबसे बड़ा मंच है भाई, सबसे बड़ा मंच बहस का है। देखते हो ना, राहुल गांधी जी जब बोलते हैं मोदी के ऊपर तो कैसे कैसे रील्स बन जाते हैं मेरे दोस्त, है ना। रील्स बन जाते हैं ना खतरनाक। और जब मोदी जी बोलते हैं तो सब सुनते हैं, तब मतलब समझ रहे हो ना, सब सुनते हैं। फिर चलो आगे बढ़ जाते हैं।
भारत में कानून निर्माण की प्रक्रिया क्या है? भारत में कानून निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए कि भारत में कानून कैसे बनता है। कोई भी नया कानून अगर आएगा, कैसे आएगा, कैसे? तो कानून सरकार जो है वो वादा करती है। चुनाव होता है, उससे पहले जैसे कि हमारे मोदी जी साहब ने, बीजेपी पार्टी ने ये कहा था कि संविधान में संशोधन करके धारा 370 को हटाएंगे, हमें सत्ता में लाओ। जब सत्ता में आए तो उन्होंने हटा दिया। तो वो भी तो कहीं ना कहीं एक नया कानून बना होगा, तभी तो हटा होगा वो। तो कानून कैसे बनता है? कोई भी कानून, मान लो एग्जाम्पल देके समझा रहा हूं कि मान लो धारा 370 को क्या करना है, जम्मू कश्मीर से हटाना है। कैसे कैसे हटाओगे, क्या प्रावधान लाओगे, उसके लिए क्या करना होगा? एक मसौदा तैयार करना होगा। ठीक है, क्या करना होगा? एक मसौदा तैयार करना होगा। मसौदा यानी कि सब कुछ उस मसौदे पे लिखा होगा। ठीक है, प्रारूप होगा एक तरीके से, इसको हम क्या बोलेंगे? प्रारूप, कानून का प्रारूप। ये कानून बना नहीं है, अभी संविधान में इसको दर्ज नहीं किया गया, लिखा नहीं गया है, अभी ये प्रारूप है बस, है ना। जब इसको दोनों सदनों से पास कर लिया जाएगा, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो जाएगा, तब ये प्रारूप जो है वो क्या बन जाएगा? कानून बन जाएगा। तो कैसे बनता है ये प्रारूप कानून? प्रारूप यानी कि जिसको हम विधेयक बोलते हैं, है ना। बनने वाला कानून का जो प्रारूप होगा, जो मसौदा होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे? विधेयक। क्या बोलेंगे? विधेयक यानी कि बिल। बिल एक्ट कैसे बनता है, उसकी पूरी प्रक्रिया समझेंगे। देखो, कोई भी विधेयक हो सकता है, जैसे कि धन विधेयक को पहले लोकसभा में पेश किया जाता है, बाकी विधेयक को आप किसी भी सदन में पेश कर सकते हो। तो विधेयक को क्या होगा? किसी एक सदन में पेश किया जाएगा। मान लो पहले लोकसभा में विधेयक को पेश किया गया, ठीक है। तो लोकसभा में विधेयक को पेश करने के बाद क्या होगा? उस विधेयक के बारे में उस मंत्रालय से जुड़ा हुआ जो मंत्री है, वो उस विधेयक के बारे में सब कुछ पढ़ के पूरे सदन को सुनाएगा। उसके बाद क्या होगी? वोटिंग होगी, है ना। वोटिंग यानी कि अगर जैसे बहुमत मिल जाता है उस विधेयक को, बहुमत मिलने के बाद, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा आपको, जो लिखना है, जो काम की चीज है, सिर्फ वही बता रहा हूं। अगर लोकसभा से विधेयक पास हो गया, उसके बाद उसको कहां भेजा जाएगा? राज्यसभा में। ठीक है, राज्यसभा में भी क्या होगा? सेम प्रक्रिया होगी, वहां पे भी अनाउंसमेंट होगा, वोटिंग होगी। उसके बाद राज्यसभा से भी अगर विधेयक पास हो जाता है तो कहां जाता है भैया? कहां जाएगा? राष्ट्रपति के पास, है ना। राष्ट्रपति या तो उस विधेयक को क्या कर सकता है? वापस पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है ना, या अपने पास कुछ समय के लिए रख सकता है, या फिर अगर वो हस्ताक्षर कर दे, वो मंजूरी दे दे, है ना, मंजूरी मिलते ही क्या बन जाएगा? विधेयक कानून बन जाएगा। ठीक है, तो यही पूरी प्रक्रिया यहाँ पे समझाया हुआ है, किस तरीके से एक विधेयक है वो कानून बनता है। इसी बिल्कुल मैंने आपको आसान शब्दों में बताया है। इसी तरीके से आप अगर आंसर लिखते हैं, आप लिखोगे कि जो प्रारूप, मतलब जो बनने वाला कानून है, उसका जो प्रारूप है, उसको हम क्या बोलते हैं? विधेयक बोलते हैं। विधेयक को संसद के किसी, अगर धन विधेयक नहीं है तो उसको संसद के किसी एक सदन में पेश कर देंगे। एक सदन से अगर वो पास हो जाता है तो उसको दूसरे सदन में भेजा जाता है। दूसरे सदन से भी अगर वो पास हो जाता है तो उसको फिर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति अगर उस पर हस्ताक्षर कर दे तो वो कानून बन जाता है। इस तरीके से आप पॉइंट्स बना के लिख सकते हो, और ज्यादा डिटेल में आपको लिखना है तो भाई ये सारे पॉइंट्स आप पढ़ सकते हो, और उसके बाद पॉइंट्स को आप आसानी से पेपर में लिख सकते हो। ठीक है जी, स्क्रीनशॉट ले लो। आ जाओ, क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियों का वर्णन कीजिए। लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियों के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, दोनों में अंतर बताना है कि लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियों में क्या अंतर है। चलो जी, समझते हैं अब इसको जरा। लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियों की हम बात करते हैं। आपको पता है कि लोकसभा के सदस्य जो है वो सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं, और राज्यसभा के सदस्य सीधे जनता द्वारा नहीं चुने जाते। ठीक है, देखो क्या लिखा है कि संघ सूची और संवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाती है, धन विधेयक और सामान्य विधेयकों को प्रस्तुत और पारित करती है। ठीक है जी, तो लोकसभा का काम क्या है? संघ सूची और संवर्ती सूची के ऊपर कानून बनाना। धन विधेयक को सबसे पहले पारित किया जाता है, पेश किया जाता है लोकसभा में ही, और सामान्य विधेयक को भी प्रस्तुत किया जाता है और उसको भी पारित किया जाता है, जितने भी सामान्य विधेयक। यहाँ पे राज्यसभा की अगर हम बात करें तो सामान्य विधेयक पर विचार कर उन्हें पारित करती है। सामान्य विधेयक, धन विधेयक यहाँ पे पेश नहीं होता, आपको पता है। सामान्य विधेयक को यहाँ पे पेश किया जाता है, पारित किया जाता है। धन विधेयक में संशोधन प्रस्तावित कर सकता है, यानी कि कुछ चेंज वेंज करवाना है तो वो प्रस्ताव भी रख सकता है ना।
केवल 14 दिनों तक रोकने का हक होता है इसको, है ना, ये बात आपको पता है। देखो, कर प्रस्ताव बजट और वार्षिक वित्तीय वक्तव्यों की स्वीकृति देती है ना। जो कर प्रस्ताव है, कर से जुड़ी हुई जो बातें हैं, बजट है, वार्षिक वित्तीय वक्तव्य है, उनको कहाँ, उस पर डिस्कशन कहाँ होता है, लोकसभा में ही होता है। संवैधानिक संशोधन को पारित करती है। संवैधानिक संशोधन में पूरा अधिकार भाई, बराबर अधिकार है, लोकसभा के बराबर अधिकार राज्यसभा को दिया गया है ना। प्रश्न पूछकर, पूरक प्रश्न पूछकर, प्रस्ताव लाकर, अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। आपको पता है कि मैंने दिया कि भाई अभी मौजूदा सरकार जो है लोकसभा में लगभग मान लो कि वही 300 के आसपास सीटें होंगी, है ना, 300 साढ़े 300 सीट के आसपास मेरे ख्याल से, 300 के आसपास सीटें। बीजेपी पार्टी को कितनी सीटें मिली थी पिछली बार से तो काफी कम थी। तो आपको पता है कि बीजेपी पार्टी के पास जो सीटें हैं, और इसके अलावा कांग्रेस पार्टी को भी ठीक ठाक सीटें इस बार लोकसभा के चुनाव में मिली। मेरे को एग्जैक्ट संख्या भाई मेरे को मालूम नहीं है कितनी सीटें मिली थी, किसी को मालूम है तो कमेंट बॉक्स में बता देना। तो हमारे विपक्षी पार्टी भी लोकसभा में तो है ना, उनको भी तो सीटें मिली है, और जो सत्तारूढ़ दल है उसके पास भी मतलब काफी मतलब बहुमत में आई है भाई, सरकार बना रखी है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो विपक्षी पार्टियां है वो कई प्रकार के प्रश्न पूछती है ना। इसके अलावा अविश्वास प्रस्ताव भी लाया जा सकता है सरकार के खिलाफ। तो इस तरीके से लोकसभा जो है वो कार्यपालिकाओं को बहुत ही कारगर ढंग से नियंत्रित करती है ना। यहाँ पे भी क्या होता है, प्रश्न पूछकर, संकल्प और प्रस्ताव प्रस्तुत करके कार्यपालिका को नियंत्रण में रखा जाता है। मतलब कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने का काम भी कहीं ना कहीं राज्यसभा भी करती है। संविधान में संशोधन की बात करिए तो संविधान में संशोधन करती है ना। आपातकाल की घोषणा करती है भाई, जो राष्ट्रीय आपातकाल लगता है उसकी घोषणा लोकसभा के द्वारा ही किया जाता है। इसके अलावा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव करवाती है, और सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने का जो महाभियोग है वो लाया जा सकता है ना। समिति और आयोगों का गठन, जो बहुत सारी समितियां होती है देश की, है ना, बहुत सारी समितियों और आयोगों का गठन करना और उनके प्रतिवेदनों पर विचार करना। जो समिति है, आयोग है, जैसे चुनाव आयोग है ना, वित्त आयोग है, तो इस तरीके से आयोगों का गठन करती है लोकसभा, और वो जो भी काम करते हैं उस पर कहीं ना कहीं आवेदन या विचार करना। इसके अलावा राज्यसभा के कुछ पॉइंट को हम देख लेते हैं, जो कि अभी आपको मैंने नहीं बताया है। देखो क्या लिखा है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव में भागीदारी करती है तथा उन्हें और सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सकती है। मतलब कि सेम पावर है, ये सेम पावर दिया गया है इनको, सेम पावर राज्यसभा को भी मिला हुआ है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती है, और जो न्यायाधीश है या फिर जो हमारे राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, उनको हटाने में भी इसकी भूमिका होती है ना। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही आएगा, ठीक है। राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति होता है, तो उपराष्ट्रपति को अगर हटाना है तो उसका प्रस्ताव सबसे पहले राज्यसभा में ही लाया जाएगा, है ना। यह संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है, ठीक है। राज्य सूची पर विषय बनाने का अधिकार जो है उस संसद को ही प्रदान करती है। तो ये कुछ अंतर थे। स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि स्क्रीनशॉट आप लोगों को सही आ सके। भाई देख लो इसको लग रहा है मेरा माइक बंद होने वाला है। 1 घंटे 20 मिनट की लगभग वीडियो बन चुकी है, 18 मिनट की वीडियो हमारी हो चुकी है, और क्वेश्चन अभी हमारे पास काफी सारे हैं। चलो देखो क्वेश्चन क्या है कि लोकसभा कार्यपालिका को राज्यसभा की तुलना में क्यों कारगर ढंग से नियंत्रण में रखती है। क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई ये भी। लोकसभा कार्यपालिका को किस तरीके से राज्यसभा की तुलना में ज्यादा कारगर ढंग से नियंत्रण में रखती है। बहुत सिंपल आंसर है, बहुत आसान आंसर है। आप सभी को पता है कि लोकसभा के सदस्य जो है वो जनता द्वारा चुने जाते हैं, तो जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं, जनता को जवाब देना है, तो ये लोकसभा पे ज्यादा अच्छे तरीके से नियंत्रण रख सकते हैं। ये जनता द्वारा नहीं चुने जाते, है ना। इसके सदस्यों की संख्या क्या है, सदस्यों की संख्या क्या है, अधिक है। ये ज्यादा सदस्य हैं। यहाँ पे लोकसभा की कितनी सीटें होती है, लोकसभा की लगभग आपको पता है कि 543 सीटें है लोकसभा की। यहाँ पे राज्यसभा की मैं बात करूं तो टोटल तो वैसे 250 है ना, लेकिन इसमें से 238 का चुनाव होता है और बाकी जो 12 है वो मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है। तो सदस्यों की संख्या भी ज्यादा है, इस वजह से भी ये ज्यादा कारगर ढंग से कार्यपालिका पर नियंत्रण रख पाती है। अविश्वास प्रस्ताव, कार्यपालिका के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव कहां आता है, लोकसभा में ही लाया जाता है। कुछ पॉइंट्स आपको नीचे देखने को मिल जाएंगे।
पॉइंट्स में दिखा देता हूं, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, देखो पूरक प्रश्न है ना, प्रश्न काल, शून्य काल होते हैं, काम रोको प्रस्ताव होता है, इसके माध्यम से ये सब कहाँ होता है, लोकसभा में ही होता है ना। अविश्वास प्रस्ताव कहाँ पेश किया जाता है, लोकसभा में पेश किया जाता है। तो ये कार्यपालिका को नियंत्रण में रखने के लिए ऐसा किया जाता है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं भाई, जो मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं है, इसीलिए राज्यसभा का इनके ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं है ना। जनता द्वारा चुने जाते हैं, ये मैंने पहले ही बता दिया, लोकप्रिय सदन है और सदस्यों की संख्या यहाँ पे ज्यादा है। तो ये सारे ऐसे पॉइंट्स है जिसके माध्यम से लोकसभा कार्यपालिका पर ज्यादा अच्छे से नियंत्रण करती है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए भारत का नागरिक होना जरूरी है होता है मेरे दोस्त। आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष, और पागल व दिवालिया ना हो, मतलब कि पागल ना हो और दिवाला ना निकल गया हो, कर्ज वर्ज में बहुत ज्यादा ना डूबा हो, ठीक है। किसी लाभदायक सरकारी पद पर ना हो, लाभदायक सरकारी पद यानी कोई सरकारी नौकरी वगैरह ना कर रहा हो। तो ये पॉइंट्स आप यहाँ पे बताएंगे। देखो भाई मोटिवेशन डाउन हो चुका है, 1 घंटे से ऊपर से बोल रहा हूं, तो एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप लोग इतने देर से इस वीडियो को देख रहे हो और लाइक नहीं किए हो तो लाइक जरूर कर देना मेरे दोस्त, और कमेंट वगैरह तो करते रहना भाई, कमेंट डालते रहना, मजा आता है, मैं तुम्हारे कमेंट पढ़ता हूँ मेरे दोस्त, तो ये काम जरूर करना। चलो आगे बढ़ते हैं। और हाँ एक चीज और, अगली वीडियो के लिए ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना, अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। अभी कार्टून की वीडियो बनानी है और MCQ की वीडियो बनानी है, तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो भाई, ठीक है। चलो क्वेश्चन क्या है, सांसद हो गया है, संसद होगा, संसद, ठीक है। संसद कार्यपालिका को कैसे नियंत्रित करती है, बहुत, अरे यार वही पॉइंट, वही सारे पॉइंट है भाई, देख लो यार, देख लो। विचार विमर्श एवं वाद विवाद होता है, संसद में ही होता है, जिसमें क्या होता है, प्रश्न काल होता है ना, प्रश्न काल, शून्य काल होता है, शून्य काल, ठीक है। प्रश्न काल में जो भी सवाल विपक्षी पार्टियों द्वारा पूछे जाते हैं तो उसका जवाब देना अनिवार्य है, इसमें मर्जी होता है, ठीक है। कानून निर्माण पर सहमति या असहमति, अब संसद में क्या हो सकता है भाई, मान लो कि 543 लोकसभा के सदस्य है, इसमें से मान लो 200 या मान लो कि हाँ 200 या 250, मान लो 250 जो है वो विपक्षी पार्टी के सदस्य है, उन्होंने मना कर दिया किसी कानून को आगे बढ़ाने से, वोट नहीं दिया, सहमति नहीं दी, तो क्या होगा, कानून नहीं बन पाएगा। और इस तरीके से संसद कार्यपालिका पर नियंत्रण रख सकती है, उसको बेकाबू होने से रोक सकती है। अविश्वास प्रस्ताव लाओ, अविश्वास प्रस्ताव लाओ और सरकार गिरा दो, है ना, तो ये भी अविश्वास प्रस्ताव संसद में ही लाया जाएगा, ठीक है जी। आर्थिक नियंत्रण, भैया जो भी पैसे वैसे चाहिए वो सरकार को, कार्यपालिका को कहां से मिलेगा, संसद से ही मिलेगा, ठीक है। अपने खर्च का ब्यौरा देना पड़ता है संसद को, कहाँ खर्च करना है, कितना पैसे लिया है, कितना खर्च किया है, सब कुछ। तो ये सब आर्थिक नियंत्रण की वजह से भी हो सकता है कि आर्थिक नियंत्रण के माध्यम से भी संसद जो है वो कार्यपालिका पर नियंत्रण रख सकती है। चलो भाई अगले पॉइंट की बात करते हैं। भारत में न्यायपालिका की संरचना को समझाएंगे, भारत में न्यायपालिका की संरचना कैसी है, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे आंसर दिया हुआ है बहुत अच्छे से, क्या है, सबसे पहले आपको पता है न्यायपालिका की संरचना की बात करें तो एक पिरामिड नुमा संरचना बन जाती है। सबसे शीर्ष पे आपका होता है SC, है ना, SC के बाद HC, SC के बाद DC, DC के बाद अधीनस्थ न्यायालय को क्या बोलते हैं भाई, अधीनस्थ न्यायालय को क्या बोलते हैं इंग्लिश से पता नहीं, अधीनस्थ न्यायालय, ठीक है। देखो तो सबसे पहले आता है हमारा SC यानी कि सुप्रीम कोर्ट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सर्वोच्च न्यायालय। देखो सर्वोच्च न्यायालय के क्या काम होते हैं, इसके फैसले सभी अदालतों को मानना होता है, सबसे ऊपर है, सर्वोच्च है ना, सुप्रीम है सबका ये, तो सबको मानना होगा इसका न्यायालय। अब मतलब इसका जो भी सुनवाई है, यह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का तबादला कर सकता है, यह किसी अदालत का मुकदमा अपने पास मंगवा सकता है, या किसी एक उच्च न्यायालय में चल रहे मुकदमे को दूसरे उच्च न्यायालय में भिजवा सकता है। तो ये पूरा पावर किसको मिला हुआ है, सर्वोच्च न्यायालय को। एक बार पढ़ लेना भाई इसको अच्छे से। उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट, हर देखो सुप्रीम कोर्ट एक ही है, पूरे भारत का एक ही सुप्रीम कोर्ट है, दिल्ली में है ना। हाई कोर्ट हर राज्य में होता है, राज्य स्तर पे होता है, ठीक है, सभी राज्य का अपना हाई कोर्ट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, उच्च न्यायालय बोलते हैं। निचली अदालतें जो है, इससे निचली अदालत यानी कि जिला
अदालत हो सकता है या फिर अधीनस्थ अदालतें हो सकती है। तो निचली अदालतों के फैसले पर की गई अपील की सुनवाई करता है। अब नीचे से जिला न्यायालय से कोई बंदा जो है सीधा सर्वोच्च न्यायालय में तो जाएगा नहीं, कहां जाएगा? उच्च न्यायालय में जाएगा, तो उसकी सुनवाई उच्च न्यायालय करेगी। मौलिक अधिकारों को बहाल करने के लिए रीट जारी करती है। वैसे रीट तो सर्वोच्च न्यायालय भी जारी कर सकती है, ठीक है जी। राज्य के क्षेत्राधिकार में आने वाले मुकदमों की सुनवाई करती है। जो भी राज्य के क्षेत्राधिकार में जो भी मुकदमे आते हैं उसको निपटाती है। अपने अधीनस्थ अदालतों का पर्यवेक्षक और नियंत्रण करती है। जो भी इसके नीचे की अदालत है उसके ऊपर पूरा नियंत्रण रखती है, ठीक है। बस वीडियो बंद ना हो, यही चेक करने जा रहा हूं मैं। आ जाओ, जिला न्यायालय यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की हम बात कर लेते हैं। तो जिले में दायर मुकदमे की सुनवाई करेगी, निचली अदालतों के फैसले पर की गई अपीलों की सुनवाई करेगी। यानी कि जो अधीनस्थ न्यायालय है, अधीनस्थ न्यायालय से बंदा सीधा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तो जाएगा नहीं, पहले जिला न्यायालय में जाएगा, तो उसकी सुनवाई होगी, है ना। गंभीर किस्म के आपराधिक मामलों पर सुनवाई करती है। ये जो गंभीर किस्म के आपराधिक मर्डर वर्डर के मुद्दे होते हैं उस पर सुनवाई करती है। अधीनस्थ न्यायालय जो होता है वो सबसे छोटे स्तर का न्यायालय होता है ना। वो फौजदारी और दीवानी किस्म के मुकदमे पर विचार करते हैं। लड़ाई झगड़े का या फिर जमीन से जुड़ी जो दावेदारी है उसके जो मुकदमे है उसकी सुनवाई करती है, ठीक है। तो ये आपका न्यायपालिका की संरचना हो गई भाई। स्क्रीनशॉट ले लो, इसके स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ के जरूर जाना इसको अच्छे से, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगला है जनहित याचिका किस तरीके से गरीबों की मदद कर सकती है। भैया जनहित याचिका क्या होता है? जनहित याचिका, याचिका मतलब कि मतलब कोई मैंने निवेदन जो है वो कोर्ट में डाल दिया है तो याचिका कहलाएगा। जनहित मतलब कि सभी लोगों के हित के लिए जो याचिका न्यायालय में दायर की जाएगी उसको हम क्या बोलेंगे? जनहित याचिका बोलेंगे। जनहित पहले क्या होता था कि अगर मेरी कोई समस्या है तो सिर्फ मैं ही जाऊंगा न्यायालय में, पर अब ऐसा नहीं होगा। मेरी समस्या को लेकर कोई दूसरा व्यक्ति भी न्यायालय में जा सकता है। किस याचिका के तहत? तो जनहित याचिका के तहत, ठीक है। तो मान लो खास करके जो पर्यावरण प्रदूषण फैला, भ्रष्टाचार का विस्तार हुआ, भ्रष्टाचार बढ़ा है या और भी जो समस्याएं बढ़ी है, उनको लेकर न्यायालय में बहुत सारी जनहित याचिकाएं दायर की जा रही है और जनहित याचिका की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो जनहित याचिका में क्या होता है कि पीड़ित व्यक्ति खुद न्यायालय में नहीं जाता बल्कि कोई दूसरा व्यक्ति उसकी याचिका को न्यायालय में दायर कर देता है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? जनहित याचिका बोल देते हैं। और इससे गरीबों की काफी हेल्प मिल रही है। अब गरीब भाई खुद वकील नहीं कर सकते, खुद उनके पास उतना समय नहीं है वगैरह, कुछ भी नहीं, मतलब नहीं है सुविधाएं, तो कोई दूसरा व्यक्ति भी उसके लिए काम कर सकता है, ठीक है। पढ़ देता हूं एक बार, देखो क्या लिखा है। जनहित याचिका वह याचिका होती है जिसमें कोई भी व्यक्ति किसी एक समुदाय या किसी भी जन समूह के हितों या अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका में याचिका दायर करता है। याचिका दायर करने से एक पूरे जन वर्ग को लाभ होता है ना। किसी एक को नहीं बल्कि पूरे जन वर्ग को लाभ होगा, ना कि किसी एक व्यक्ति को। और इसीलिए जनहित याचिका गरीब तबके के लोगों के हितों में सहायक साबित होती है। क्योंकि अगर जनहित याचिका दायर किया गया है, मान लो कि पर्यावरण प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो वहां पे न्यायपालिका में मैंने एक जनहित याचिका दायर कर दिया और बोल दिया कि भाई जो भी उद्योग धंधे आसपास चल रहे हैं उसको बंद करवाया जाए, हमें सांस लेने में दिक्कत होती है, बीमारियां फैल रही है, तो इससे सभी को क्या होगा? फायदा होगा। तो ये जनहित याचिका का एक एग्जाम्पल था। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला है सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का वर्णन कीजिए। सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां आ सकती है कि सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों का वर्णन कीजिए या फिर उसके क्षेत्राधिकारों का वर्णन कीजिए। आओ देखो सर्वोच्च न्यायालय के क्या क्षेत्राधिकार है भैया। तो सबसे पहले दे रखा है मौलिक क्षेत्राधिकार। मौलिक क्षेत्राधिकार में क्या आता है? संघ और राज्य के बीच के विभिन्न राज्यों के आपसी विवादों को सुलझाना, है ना। संघ और राज्य के बीच में जो भी विवाद है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में जो भी विवाद है उसको सुलझाने का काम करती है मौलिक क्षेत्राधिकार में। अपीली क्षेत्राधिकार में क्या होता है कि भाई निचली अदालत के जो भी मुकदमे है उस पर सुनवाई करना, है ना। जो भी अगर मान लो मैंने क्या किया, मैंने अपील कर दिया कि मेरे मुकदमे की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में होना चाहिए, तो उस पर सुनवाई करेगी। ये अपीली क्षेत्राधिकार है कहीं ना कहीं सर्वोच्च न्यायालय का कि मेरे मुकदमे को अपने पास मंगा लेगी वो, है ना। तो दीवानी, फौजदारी तथा संवैधानिक सवालों से जुड़े अधीनस्थ न्यायालय की मुकदमे की अपीली
पर सुनवाई करना, यानी कि जो अधीनस्थ न्यायालय की जो मुकदमे है उसको डायरेक्ट अपने पास मंगा सकती है सर्वोच्च न्यायालय। कौन से क्षेत्राधिकार के तहत? अपीली क्षेत्राधिकार के तहत, कि भाई उसका ये अधिकार है ना। सलाहकारी क्षेत्राधिकार क्या है इसका? तो जनहित के मामले तथा कानून के मसले पर राष्ट्रपति को सलाह देना, ये सलाहकारी क्षेत्राधिकार है कि कुछ ऐसे मसले होते हैं जिससे जनहित को बढ़ावा दिया जा सकता है, तो उसको लेकर राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है। आगे देखो, रीट जारी करना, हमारे मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए रीट जारी करती है ना जी। रीट कौन कौन से? बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, निषेध आदेश है, उत्प्रेषण लेख है, ये सब हमने ऊपर बात कर लिया इसके बारे में। ठीक है जी, आगे आ जाओ। देखो, विशेषाधिकार क्या है? विशेषाधिकार में क्या आता है भैया? तो विशेषाधिकार में भारतीय भूभाग की किसी अदालत द्वारा पारित मामले या दिए गए फैसले पर स्पेशल लेख पिटीशन के तहत की गई अपील की सुनवाई। अब स्पेशल लेख पिटीशन क्या होता है? स्पेशल लेख पिटीशन का मतलब होता है कि मेरी सुनवाई जो है वो किसी क्षेत्रीय अदालत में हुई है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं, अब डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय, मैं चाहता हूं कि मैं मतलब जिला न्यायालय या जो उच्च न्यायालय वहां ना जाऊं, मैं सीधा सर्वोच्च न्यायालय में क्या करना चाहता हूं, अपने मुकदमे की सुनवाई करवाना चाहता हूं। तो मैं डायरेक्ट क्या कर सकता हूं, स्पेशल लेख पिटीशन मतलब डाल सकता हूं कि मेरे मुकदमे की सुनवाई डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से होना चाहिए। तो विशेषाधिकार के तहत, सर्वोच्च न्यायालय विशेषाधिकार के तहत मेरे मुकदमे की सुनवाई कर सकती है। ये भी सर्वोच्च न्यायालय का पावर है एक तरीके से। ठीक है, ये आगे समझ में। चलो 24वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 24वां क्वेश्चन क्या है भैया कि न्यायिक सक्रियता के फलस्वरूप न्यायपालिका पर बोझ बढ़ा है, इस कथन को की जांच तर्क सहित उत्तर दीजिए। ठीक है, कथन को जांच कर तर्क सहित उत्तर दीजिए। यहां पे आपको न्यायिक सक्रियता के बारे में, जैसे कि न्यायिक सक्रियता का सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या है? जनहित याचिका। ठीक है, अब जनहित याचिका क्या है? एक तरीके का न्यायिक सक्रियता ही है, मतलब न्यायपालिका अपनी भूमिका को बढ़ा रही है, उसी को हम न्यायिक सक्रियता बोलते हैं। और ऐसा किसके वजह से हुआ? जनहित याचिका की वजह से, कि अब न्यायपालिका जनहित में बहुत सारे मामलों की सुनवाई कर रही है। लेकिन यहां पे क्या आपको बताना है कि न्यायपालिका का क्या हुआ है, इससे काम पर बोझ बढ़ा है, न्यायपालिका पर बोझ बढ़ा है। कैसे? ठीक है, तो जनहित याचिका या फिर न्यायिक सक्रियता की वजह से जो कार्यपालिका है उस पर बहुत ज्यादा बोझ बढ़ गया है, अब ज्यादा काम आ गया है उसके पास, जिसके वजह से वो अपने आप को मतलब ऐसे फैसले, ऐसे काम जो कि कार्यपालिका के हैं, उन कामों को करने में अपने आप को उलझा लिया है। जैसे कि एक स्वच्छ वातावरण देना, स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना लोगों को, ये कार्यपालिका का काम है। वायु, ध्वनि प्रदूषण, भ्रष्टाचार को कम करना, ये सब काम किसका है? प्रशासनिक काम को कौन कर रही है? मतलब प्रशासन से जुड़े काम को कौन करेगी? कार्यपालिका। लेकिन अब न्यायिक सक्रियता की वजह से ये सब काम किसको करना पड़ रहा है? न्यायपालिका को। तो इससे काम का बोझ उसके ऊपर बढ़ गया है, बस काफी है। चलो आखिरी क्वेश्चन भाई, आखिरी क्वेश्चन, और उसके बाद ये आपका वीडियो जो है वो खत्म हो जाएगा। हाँ चलो, आखिरकार हम लोग आखिरी क्वेश्चन पे आ चुके हैं। तो एक ताली तो बनता है आपके लिए और मेरे लिए, क्योंकि आप लोग भी इतनी लंबी वीडियो में लास्ट तक आए हैं, और मैं भी अभी तक आपको पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल सही सलामत हूं, है ना। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? क्वेश्चन है, हमें एक स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता क्यों है? एक स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों चाहिए हमें? ठीक है, उसके बारे में क्वेश्चन है। चलिए एक बार रीड कर देता हूं फटाफट और समझा भी देता हूं और खत्म करते हैं फिर वीडियो को, है ना। न्यायपालिका सरकार का महत्वपूर्ण तीसरा अंग है, आपको पता है, जिसे विभिन्न व्यक्तियों या निजी संस्थाओं ने आपसी विवादों को हल करने वाले पंच के रूप में देखा जाता है। न्यायपालिका क्या है? सरकार का तीसरा अंग है, जो कि जो भी विवाद होते हैं सरकारों के बीच में, संस्थाओं के बीच में, उसको सुलझाने का काम करती है ना। कानून के शासन की रक्षा और कानून की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करे, मतलब करने का काम करती है न्यायपालिका।
इसके लिए यह जरूरी है कि न्यायपालिका किसी भी राजनीतिक दबाव से मुक्त हो, स्वतंत्र निर्णय ले सके, है ना। न्यायपालिका देश के संविधान, लोकतांत्रिक परंपरा और जनता के प्रति जवाबदेह है कि भाई न्यायपालिका कहीं ना कहीं देश में लोकतंत्र की रक्षा कर रही है। विधायिका, कार्यपालिका न्यायपालिका के कार्यों में किसी प्रकार का बाधा ना पहुंचाए और न्यायपालिका ठीक प्रकार से कार्य कर सके, ठीक है। तो ये जरूरी है कि भाई एक स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए। और स्वतंत्र न्यायपालिका को हम कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, जिससे क्या होगा कि विधायिका और कार्यपालिका जो है वो न्यायपालिका के कार्यों में ज्यादा दखल ना दे। न्यायाधीश बिना भय या भेदभाव के कार्य कर सके, ठीक है। जो न्यायाधीश है न्यायालय के, वो बिना भेदभाव के काम करे। न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए व्यक्तियों की वकालत का अनुभव और कानून की विशेषज्ञता होना भी बहुत जरूरी है ना जी। इनका निश्चित कार्यकाल होता है। ये सेवानिवृत्त होने तक अपने पद पर बने रहते हैं। विशेष स्थिति में न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। तो न्यायाधीशों का ऐसे पद सुरक्षित होता है और वो अपने सेवानिवृत्त होने तक इस पद पर कार्य करते हैं। न्यायपालिका विधायिका या कार्यपालिका पर वित्तीय रूप से निर्भर नहीं हो, यह भी बहुत जरूरी है कि न्यायपालिका को वित्तीय रूप से कार्यपालिका और विधायिका पर निर्भर ना रहना पड़े, ठीक है जी। तो ये 25 क्वेश्चन आप लोग भाई हर हाल में करके जाना। जो आपका मिड टर्म का पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम होने वाला है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में दिखने वाले हैं। तो इन क्वेश्चन को किसी भी हालत में मिस मत करना और अगली वीडियो के लिए ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। जितनी ज्यादा डिमांड होगी वीडियो की सप्लाई भी उतनी ही जल्दी होगी, ठीक है जी। तो मिलते हैं फिर आप सभी से अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।